शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अध्याय 41। इससे जादूगर मेहरा निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अनुकूल सहयोग के साथ ये भावी मास्टर अल्केमिस्ट भविष्य के प्रयासों के लिए सबसे पहले ब्लैक हॉर्न नीलामी पर विचार करेगा। ये कैडिगर के खुशमिजाज मूड का असली कारण था। एक महान अल्केमिस्ट के साथ सहयोग करना जो जल्द ही मास्टर अल्केमिस्ट के मार्ग पर कदम रखेगा, कुछ ऐसा था जिसकी हर नीलामी घर इच्छा रखता था, और ऐसा लग रहा था कि यह एक बहुत ही दोस्ताना रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। भावी मास्टर अल्केमिस्ट के साथ एक दोस्ताना रिश्ता। अंतहीन संभावनाओं ने कैडिगर को इसके बारे में सोचते ही खुश कर दिया, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने हाथ में नीलामी हथौड़ा उठाया। उस स्थिति में 3,000,000 सोना एक बार जा रहा है, 3,000,000 सोना 2 बार जा रहा है। उच्च जादूगर कैडिगर, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही कैडिगर सौदा पक्का करने वाला था, एक युवा जादूगर जल्दी में कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ। नया मेहमान रयान था, जो मोंची परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिसे 30 साल की उम्र से पहले ही महान जादूगर बनने के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मोंची परिवार को थोड़ा समय चाहिए। जब कैडिगर ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह कैसे सहमत नहीं हो सकता था। उसने रयान को एक तरफ से बॉक्स में घुसते हुए देखा और कुछ चुटकुले भी बनाए। कैडिगर जानता था कि रयान के आने का मतलब निश्चित रूप से एक नई बोली है। निश्चित रूप से बोली की घोषणा जल्दी से की गई। 4,000,000 सोना। हमारा मोंची परिवार 4,000,000 सोने के लिए इन 2 औषधियों को खरीदने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब ये कीमत घोषित की गई तो आयोजन स्थल एक बार फिर से शांत हो गया। वे आज रात बार बार चौंक गए थे। यह नीलामी उनके द्वारा पहले देखी गई किसी भी नीलामी से बहुत अलग थी। सभी मेहमानों के चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था और कुछ ने ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को चुटकी भी काटी कि वे सपना तो नहीं देख रहे हैं। 4,000,000 सोना। इसे अब केवल अत्यधिक महंगा नहीं कहा जा सकता। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के इतिहास में इतनी चौंकाने वाली कीमत कभी नहीं आई थी, और साथ ही यह इन औषधियों के उचित मूल्य से कहीं अधिक हो चुकी थी। एक वास्तविक मास्टर अल्केमिस्ट के करीब पहुंचने के लिए भी ये पैसा खर्च करना इतना मूल्यवान नहीं होगा। मोंची परिवार का डिब्बा कसकर बंद था, लेकिन सभी की आंखें उस जगह पर टिकी हुई थीं, मानो वे दीवार के आर पार देखना चाहते हों। मोंची, जिसने पहले कभी बोली नहीं लगाई थी, उसने रयान के आने के बाद अचानक 4,000,000 की बोली क्यों लगाए? पागलपन, ये वास्तव में पागलपन था। इतनी पागल कीमत का सामना करते हुए थाउजेंड सल्स सिटी का सिल्वर मून मर्सेनरी ग्रुप भी इससे नहीं लड़ सका। सासू वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, लगभग कई बार अपना हाथ ऊपर उठाता, लेकिन आखिरकार उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और अफसोस भरे चेहरे के साथ कहा, मैं हार मानता हूँ। फिर 4,000,000 सोना एक बार, 4,000,000 सोना 2 बार, 4,000,000 सोना 3 बार बिक गया। बधाई हो ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोंची। आपने 4,000,000 सोने के लिए एक ज्वालामुखी औषधि और एक भूत औषधि जीती है। नीलामी समाप्त होने की घोषणा करते ही कैडिगर के हाथ में हथौड़ा गिर गया। लेकिन इस समय किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। वे सभी सोच रहे थे कि क्या मोंची के साथ कुछ गड़बड़ है। वह इन 2 औषधियों के लिए इतनी बोली क्यों लगाएगा? यहाँ तक कि मोंची परिवार के बॉक्स के अंदर कुछ लोग भी ऐसा ही सोच रहे थे। कोई रास्ता नहीं, सिर्फ 2 औषधियों के लिए 4,000,000 सोना। मेसन वहां बैठा था, ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस द्वारा वितरित 2 औषधियों को घूर रहा था। उसका मुंह सदमे से खुला हुआ था। 4,000,000 सोना। ये 4,000,000 सोना था। अगर उसके सामने बैठा व्यक्ति उसका पिता नहीं होता, तो मेसन ये जांचने के लिए गया होता कि उसे बुखार है या नहीं। तुम क्या जानते हो? 2 औषधियों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद अच्छे मूड में होने के कारण मोंची आश्चर्यजनक रूप से मेसन के सवाल पर नाराज नहीं हुआ। उसने केवल अपने छोटे बेटे की ओर देखा और कहा, यही तुम्हारे चाचा चाहते हैं। चाचा। निडर मेसन ने ये शब्द सुनकर मौत की तरह पीला पड़ गया। कोई भी बाहरी व्यक्ति सोच सकता है कि मोंची परिवार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रभारी व्यक्ति था, या शायद रयान, भविष्य का उच्च जादूगर जिस पर मोंची परिवार भविष्य में निर्भर करेगा। लेकिन बॉक्स के अंदर मोंची परिवार के 3 सदस्यों को पता था कि मोंची परिवार का असली सहारा न तो मोंची था और न ही रयान। ये वास्तव में मोंची का छोटा भाई था, जो ब्लैक टॉवर का हिस्सा था। मोंची परिवार के सीमित सदस्यों के अलावा थाउजेंड सल्स सिटी में कोई नहीं जानता था कि मोंची का एक छोटा भाई सोलन मोंची था। लेकिन जब वह पैदा हुआ था तब उसे ब्लैक टॉवर का एक जादूगर ले गया था, और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब भी वह वापस नहीं आया। लगभग 50 वर्षों के दौरान अधिकांश लोगों ने उसे भुला दिया था। यह मामला मोंची परिवार का सबसे बड़ा रहस्य था।
1 दर्जन साल पहले सोलन एक बार 1000 साल सिटी वापस आया और मोंची से लंबी बातचीत करने के बाद वह रेयान को अगले दर्जन वर्षों के लिए अपने साथ ले गया। जब रेयान वापस आया तो वह एक महान जादूगर बन गया जो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ था। अपने छोटे भाई के प्रति मोंची की भावनाएं बहुत जटिल थीं। उसे कुछ अपरिचितता, कुछ सम्मान और यहाँ तक कि कुछ भय भी महसूस हुआ, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्ति थी जिसकी मोंची कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन मोंची जानता था कि भले ही एक दिन पूरा मोंची परिवार जलकर राख हो जाए, जब तक सोलन वहां है परिवार को रातों रात फिर से बनाया जा सकता है। मोंची ने कभी सोलन की बातों पर संदेह नहीं किया, यहाँ तक कि जब सोलन ने मोंची से कहा कि वह लोकेश मेहरा द्वारा छोड़े गए घर को पाने का कोई रास्ता खोजे तो उसने तुरंत फारियों की तलाश की। अब सोलन ने उसे 2 औषधियां लाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उसने तुरंत उनके लिए 4,000,000 सोने की बोली लगाई। चाचा ने क्या कहा? तुम्हें वह नहीं पूछना चाहिए जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। हाँ, मेसन को एक दुखी नजर से देखने के बाद मोंची धीरे से बैठ गया और दोनों औषधियों को देखने लगा। लोकेश मेहरा पहले ही मर चुका था और फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले ही ढह चुका था। मोंची परिवार के लिए कीमिया व्यवसाय में शामिल होने का समय आ गया था। यही असली कारण था कि मोंची ने इन 2 औषधियों को जीतने के लिए 4,000,000 सोना खर्च किया। मोंची परिवार हजारों पाल शहर के कीमिया बाजार पर कब्जा करना चाहता था। यह कोई नया लक्ष्य नहीं था। पहले तो लोकेश मेहरा और उनके फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से मोंचिस को बाजार में ज्यादा हिस्सा नहीं मिल पाया, लेकिन लोकेश मेहरा की मौत और फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पतन के बाद से मोंचिस परिवार की कीमिया बाजार को अपने कब्जे में करने की इच्छा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। इस कारण से मोंचिस ने सोलन को पहले ही कुछ दर्जन पत्र लिखे थे जिसमें ब्लैक टॉवर से कुछ सहायता प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य से सोलन के पास भी अपने काम थे और उसने कभी भी मोंचिस को सकारात्मक उत्तर नहीं दिया था। अब तक दोपोषण के अचानक प्रकट होने से मोंचिस को एहसास हुआ कि यह एक अवसर हो सकता है और इस प्रकार उसने तुरंत रेयान को सूचित करने के लिए किसी को भेजा और उसे सोलन से संपर्क करने के लिए कहा ताकि उसे पोषण के अस्तित्व के बारे में सूचित किया जा सके। और जैसा कि अपेक्षित था, रेयान की व्याख्या सुनने के बाद दोपोषण ने तुरंत ब्लैक टॉवर के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद रेयान ने सोलन के शब्दों को आयोजन स्थल पर मोंची के पास वापस लाया और इन 2 औषधियों की कीमत 4,000,000 सोने तक बढ़ गई। मोंची के लिए ब्लैक टॉवर का समर्थन कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसके विपरीत उसके लिए 4,000,000 सोना क्या था? जब तक वह फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा छोड़े गए कीमिया बाजार को अपने कब्जे में ले सकता था, 4,000,000 सोना खर्च करना तो दूर की बात है, वह दिवालिया होने के लिए भी तैयार था। कीमिया व्यवसाय के संभावित लाभ, मोंची इस बारे में बहुत स्पष्ट था। और ठीक है, रेयान। मोंची को अचानक याद आया कि गिल्डेड रोज भी अभी भी कीमिया बाजार में था, इसलिए उसने अपने बड़े बेटे से कहा, गिल्डेड रोज की हरकतों पर ध्यान दो, मुझे लगता है कि उस मेहरा बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। वास्तव में मोंची ने शुरुआत में मेहरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भले ही वह गिल्डेड रोज की वसूली कर ले, भले ही वह 9वीं रैंक के जादूगर को अपनी दुम दबाकर घर भेज दे, मोंची की नजर में ये चीजें बहुत ज्यादा भयावह नहीं थीं। एक छोटा सा गिल्डेड रोज, एक नया उन्नत जादूगर, मोंची उसे सिर्फ हाथ उठाकर चींटी की तरह कुचल सकता था। लेकिन आज मोंची को अचानक कुछ अनिश्चितता महसूस हुई। शुरुआत में उस बच्चे ने 50,000 सोने के साथ स्टाइल्स वाटर जीता। मोंची को इस बात की चिंता थी कि कहीं कोई और ताकत शामिल न हो जाए जिससे उसके लिए उस पुराने घर पर अपना कब्जा करना मुश्किल हो जाए। लेकिन बाद में आरव मेहरा ने रेड फ्लेम फिश ऑयल के लिए उससे लड़ाई की और आश्चर्यजनक रूप से एक 200,000 सोने का इस्तेमाल किया। वहां कोई गलती नहीं थी, उसने एक 200,000 सोने की बोली लगाई और फिर आइटम प्राप्त किया। जब लोकेश मेहरा जीवित थे तब भी इतनी बड़ी राशि प्राप्त करना आसान नहीं था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि कुछ महीने पहले राजीव मेहरा अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए 8,000 सोने का उत्पादन भी नहीं कर सके थे। मोंची को यकीन था कि इस बार राजीव मेहरा के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या थी। इस बार मोंची पूरी तरह से चौकन्ना था। उसने पहले छोटे गिल्डेड रोज पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह ऐसे ही जारी नहीं रख सकता था। मोंची से ज्यादा लोकेश मेहरा के जहाज के डूबने के बारे में कोई और नहीं जान सकता था। अगर उसने गिल्डेड रोज को नजरअंदाज किया और राजीव मेहरा को बढ़ने दिया तो उसे जल्द या बाद में इसका पछतावा होगा। सौभाग्य से अभी भी समय होना चाहिए। मोंची ने रेयान को निर्देश देने के बाद उसने दोपोषण को देखा। चूंकि तुम्हारा गिल्डेड रोज कीमिया के व्यवसाय में है, जब वे 2 महान कीमियागर आएंगे तो तुम्हारा गिल्डेड रोज पूरी तरह से उखड़ जाएगा। मोंची चिंतन में डूब गया जबकि मेसन बहुत चिंतित हो रहा था। नीलामी को कुछ समय हो चुका था तो उसके पिता ऐसे क्यों दिख रहे थे जैसे कि उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने समय बर्बाद किया तो वह मेहरा बच्चा निश्चित रूप से भाग जाएगा। शायद मुझे अगली बार इतना अच्छा मौका न मिले। मेसन बहुत देर तक बेचैन और बेचैन रहा, फिर आखिरकार उसे भागने का कोई कारण मिल गया। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेसन बहुत ही होशियार था और उसने कोई बहुत बढ़िया कारण ढूंढ लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोंची का दिमाग गिल्डेड रोज से निपटने के बारे में सोच विचार से भरा हुआ था।
उसके पास उस बच्चे पर खर्च करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था, बस इतना ही। अध्याय 42। चलो चलते हैं, ये युवा गुरु तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करेगा। बॉक्स से बाहर निकलते समय मेसन जॉनथन को अपने साथ ले गया। उसने मोंची परिवार द्वारा नियुक्त कुछ भाड़े के सैनिकों को बुलाया। उनमें से एक मेंगस नाम का एक बहुत ही ताकतवर सैनिक था, जो 9वीं रैंक का तलवारबाज था और परिवार में उसकी हैसियत कम नहीं थी। इतने सक्षम अधीनस्थ की सुरक्षा में मेसन को 100% सुरक्षा महसूस हुई। उसने राजीव मेहरा को खोजने की कोशिश करते हुए पूरे आयोजन स्थल पर नजर दौड़ाई। इस समय मेसन पहले से ही योजना बना रहा था, उस मेहरा को खोजने के बाद मैं उससे पूछूंगा कि क्या वह 2 कांच की बोतलें खाना चाहता है, या क्या वह 2 कांच की बोतलें खाना चाहता है और फिर पीटा जाना चाहता है। मेसन अपने समूह के साथ आया और बहुत देर तक आयोजन स्थल के चारों ओर देखता रहा। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नीलामी खत्म होने के बाद कैडिगर ने आरव मेहरा को रिसेप्शन रूम में आमंत्रित किया। मेज मेहरा, आपकी औषधियां कुल 4,000,000 स्वर्ण में बिकीं। नीलामी में इस्तेमाल किए गए 2,000,000 स्वर्ण और नीलामी शुल्क में 120,000 स्वर्ण को घटाने के बाद आपने कुल 880,000 स्वर्ण अर्जित किए। आप ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध 9 सेंट में किसी भी स्थान पर राशि निकाल सकते हैं। जब कैडिगर ने क्रिस्टल कार्ड सौंपा तो वह आंखें सिकुड़ते हुए मुस्कुरा रहा था। जब उसने आरव मेहरा को देखा तो उसे लगा जैसे वह किसी जीवित व्यक्ति को नहीं, बल्कि सोने से भरे एक चलते फिरते और बोलते हुए थैले को देख रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कैडिगर इस तरह से व्यवहार करेगा। एक मास्टर कीमियागर अपने द्वारा छुए गए किसी भी पदार्थ को सोने में बदल सकता है। उसके हाथ में जो भी सामग्री आती उसे किसी जादुई चीज में बदला जा सकता था जो चमत्कार पैदा कर सकती थी। ऐसे कीमियागर के साथ सहकारी संबंध स्थापित करने में सक्षम होना एक दुर्लभ अवसर था। आज की 2 औषधियां इसका आदर्श उदाहरण थीं। अंतिम कीमत 4,000,000 स्वर्ण थी और ब्लैक हॉर्न नीलामी की फीस 3% थी। बिक्री के आकार को देखते हुए इस 3% को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। ये लगभग एक विरासत जादू उपकरण की कीमत के बराबर था और नीलामी घर ने कैडिगर के शब्दों से ही वह राशि अर्जित कर ली थी। इस अविश्वसनीय बिक्री ने नीलामी घर के नाम को कितना बढ़ावा दिया, इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। अभी की नीलामी इसका आदर्श उदाहरण थी। मास्टर अल्केमिस्ट स्तर के बहुत ही करीब 2 औषधियां 4,000,000 स्वर्ण में बेची गईं। ये पूर्वी क्षेत्रों को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। अगली नीलामी में निश्चित रूप से अधिक कीमियागर और अधिक धनी संरक्षक होंगे। कौन अपने माल को उच्च कीमत पर बेचने की उम्मीद नहीं करता था और कौन अपने लिए सबसे अच्छी चीजें नहीं खरीदना चाहता था। और सब कुछ इस युवा जादूगर द्वारा उनके लिए लाया गया था। कैडिगर की मुस्कान और भी चमक उठी जब उसने याद दिलाया, मेज मेहरा, अगर आपके पास कुछ भी अच्छा है तो उसे हमारे ब्लैक हॉर्न नीलामी में नीलाम करना न भूलें। बेशक बेशक। आरव मेहरा कैडिगर के विचारों के बारे में बहुत स्पष्ट थे, लेकिन यह आरव मेहरा के लिए भी एक अच्छी बात थी। एक जादूगर के रूप में जादुई सामग्रियों के मामले में आरव मेहरा की जरूरतों को अथाह बताया जा सकता है और पूरे 1000 सल सिटी में सबसे ज्यादा दुर्लभ वस्तुओं वाली जगह निस्संदेह ब्लैक हॉर्न नीलामी घर थी। इस बल के साथ एक अच्छा रिश्ता स्थापित करने से आरव मेहरा का बहुत समय बच जाएगा। एक जादूगर के लिए समय हमेशा सबसे मूल्यवान संसाधन रहा है। चूंकि कैडिगर ने इसका उल्लेख करने की पहल की तो आरव मेहरा कैसे सहमत नहीं हो सकते थे। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे से घुल मिलकर बातचीत की और थोड़ी चर्चा के बाद एक सहयोगी संबंध स्थापित किया। इसके बाद आरव मेहरा ने कैडिगर को एक सूची दी। ये सभी प्रकार की 100 से अधिक जादुई सामग्रियों की सूची थी। उनमें से प्रत्येक को शायद ही कभी बाजार में देखा गया था और उनमें से कई ऐसी सामग्रियां थीं जिन्हें कारगर ने खुद कभी नहीं देखा था। अधिक अस्पष्ट सामग्रियों के बारे में लिंगिन के विवरण को सुनने के बाद उसे मोटे तौर पर समझ में आ गया कि वे क्या थीं। जब आरव मेहरा ने पहली बार अपना अनुरोध किया तो कैडिगर ने अपनी छाती थपथपाए और आश्वासन दिया कि यह किया जा सकता है। लेकिन वस्तुओं की सूची पढ़ने के बाद कैडिगर थोड़ा घबरा गया। उसने अंदर ही अंदर इस युवा कीमियागर के व्यापक ज्ञान की प्रशंसा की, लेकिन उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। इस सूची में कुछ सामग्रियां बहुत चौंकाने वाली थीं और ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस की शक्ति के साथ भी उन्हें शायद कुछ ही मिले। कैडिगर ने बहुत देर तक वस्तुओं की सूची अपने पास रखी, इस बात को लेकर झिझकते हुए कि वह समझौते को अंतिम रूप देगा या नहीं। अगर यह बात किसी को पता चल जाती तो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि यह सम्मानित उच्च जादूगर, ब्लैक हॉर्न नीलामी का मुख्य नीलामीकर्ता और मुख्य मूल्यांकनकर्ता कैडिगर वास्तव में एक युवा जादूगर के सामने झिझक रहा होगा और पुनर्विचार कर रहा होगा। उसके घबराए हुए चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह अपने समकक्ष को नाराज करने से बहुत डर रहा था। ये कैडिगर था। आखिरकार वह एक उच्च जादूगर और एक महान कीमियागर दोनों था, जो विशाल ब्लैक हॉर्न नीलामी घर को भी कुशलता से चलाता था। 1000 सल सिटी में उसकी स्थिति कमोबेश सेज टॉवर के नेता सोलोमन के बराबर थी। लेकिन अब कैडिगर वास्तव में अपने निर्णय में झिझक रहा था, क्योंकि वह व्यापार के इस संभावित स्रोत को नाराज करने से डर रहा था। क्योंकि उसके सामने वाला व्यक्ति एक भावी मास्टर कीमियागर था। एक बार जब वह मास्टर रैंक में कदम रखता तो उसकी स्थिति तुरंत बढ़ जाती। यहाँ तक कि एक महापुरुष के पास भी उसके सामने सम्मानजनक व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
ऐसा व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व था जो चमत्कार कर सकता था और यहाँ तक कि एक उच्च जादूगर के जीवन या मृत्यु का फैसला भी कर सकता था। वे एक महान कीमियागर को सिर्फ एक वाक्य से अनंत लाभ दे सकते थे। ऐसे व्यक्ति के सामने घबराना और झिझकना बिल्कुल सामान्य बात थी। अनिश्चित उत्तर देने से पहले कैडिगर ने बहुत देर तक सोचा। ईमानदारी से कहूं तो जादूगर मेहरा, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। आपकी सूची में दी गई सामग्री बहुत दुर्लभ और खोजने में कठिन है। यहाँ तक कि अगर मैं ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शक्ति का उपयोग करता हूँ तो भी मैं उन्हें प्राप्त करने में आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल यही गारंटी दे सकता हूँ कि मैं उन्हें आपके लिए प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अपना उत्तर देने के बाद कैडिगर ने अपने समकक्ष के भावों को ध्यान से देखा। उसे डर था कि यह अनिश्चित उत्तर उनके नए स्थापित सहयोग में दरार पैदा कर देगा। तो मैं उच्च जादूगर कैडिगर को परेशान करूंगा। लेकिन वह उत्तर वास्तव में आरव मेहरा के लिए पर्याप्त था। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन आरव मेहरा ने ये सूची दुर्लभ जादुई सामग्रियों पर एक बड़े विश्वकोश से प्राप्त की थी। ये सभी सामग्रियां आरव मेहरा को याद आने वाली सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती सामग्रियों में से थीं। नोसेंट की जादुई सभ्यता के चरम पर भी वे प्रभावशाली और व्यावहारिक रूप से सर्वशक्तिमान जादूगर इन दुर्लभ सामग्रियों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाते थे। आरव मेहरा ने केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए सूची निकाली। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह कुछ सामग्री प्राप्त करने में सक्षम हो, लेकिन यदि वह नहीं कर पाया तो उसे कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। किसी भी मामले में ब्लैक हॉर्न नीलामी घर ही उसकी जांच करेगा, इसलिए उसे इस पर समय या ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। कैडिगर निश्चित रूप से आरव मेहरा के विचारों के बारे में नहीं जानता था, अन्यथा वह कैसे प्रतिक्रिया करता। इस समय कैडिगर इस बात पर केंद्रित था कि जादूगर मेहरा के साथ सबसे अच्छा संभव संबंध कैसे बनाया जाए। यह अच्छा होगा यदि वह अगली ब्लैक हॉर्न नीलामी में 2 और पोषण रख सके, या भविष्य में प्रत्येक नीलामी के लिए पोषण बनाने का सौदा भी कर सके। ब्लैक हॉर्न नीलामी का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, लेकिन मैं विनम्रता से यह कैसे सुझा सकता हूँ। कैडिगर अभी भी अपने दिमाग पर काम कर रहा था कि अचानक रिसेप्शन रूम के बाहर एक जोरदार आवाज गूंजी। इसके बाद रिसेप्शन का दरवाजा लात मारकर खोला गया। हाँ, धक्का नहीं दिया गया, बल्कि लात मारकर खोला गया। राजीव मेहरा, मुझे दिखाओ कि तुम इस बार कहाँ भाग सकते हो। मेसन ने दिखावटी तरीके से प्रवेश किया। उसके पीछे बटलर, जॉनथन, साथ ही उसके परिवार द्वारा किराए पर रखे गए 8 भाड़े के सैनिक थे। सभी आक्रामक रवैये वाले थे। एक मूर्ख भी देख सकता था कि वे मुसीबत की तलाश में आए थे। कैडिगर निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था, लेकिन उनके अचानक प्रवेश को देखकर वह स्तब्ध था। ये कैसी स्थिति है? और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि कैडिगर स्तब्ध था। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस 1000 सल सिटी की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था, और कैडिगर खुद एक उच्च जादूगर और एक महान कीमियागर था। उसका रिसेप्शन रूम ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता था। यहां तक कि सोलोमन जैसा कोई भी व्यक्ति अंदर आने से पहले विनम्रता से दस्तक देता था। यहां अपने 20 सालों में किसी ने भी मेसन की तरह दरवाजा लात मारकर अंदर नहीं आया था। उसने वाकई लात मारी। कैडिगर का मुंह बहुत देर तक आधा खुला रहा, इससे पहले कि उसे आखिरकार यह एहसास हुआ कि उसके रिसेप्शन रूम का दरवाजा वाकई लात मारकर खोला गया था। कुछ समय के लिए कैडिगर को समझ में नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करे। उसने मेसन की ओर देखा, फिर आरव मेहरा की ओर देखा। उसका पहले से विनम्र मुस्कुराता हुआ चेहरा एक स्तब्ध भाव में बदल गया। मेसन ने इधर उधर देखने की जहमत नहीं उठाई और सीधे आरव मेहरा की ओर चल पड़ा और अपनी जेब से 2 कांच की बोतलें निकालीं। अरे राजीव मेहरा, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, लेकिन लगता है तुम्हें भूख लगी है। आरव मेहरा ने अपनी नाक को छुआ, ये सोचकर कि अगर कभी किसी की हिम्मत दिखाने की प्रतियोगिता होगी तो मेसन निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। वह इतना दुस्साहसी था कि उसने कैडिगर के रिसेप्शन रूम का दरवाजा भी लात मारकर खोल दिया। ऐसा करने की हिम्मत और कौन कर सकता है? अभी भी अपने गलत कामों को स्वीकार नहीं कर रहे हो? मेसन ने अपना हाथ हिलाया और भाड़े के सैनिक तुरंत अंदर आ गए। तलवारों के निकलने की आवाजें सुनी जा सकती थीं क्योंकि भाड़े के सैनिकों ने आरव मेहरा को घेर लिया था। तुम क्या कर रहे हो? जब उसने हथियार निकाले जाने की आवाज सुनी तो कैडिगर अचानक अपनी अचंभे से जाग उठा। कैडिगर की अभिव्यक्ति अचानक डूब गई। मुख्य नीलामीकर्ता के रूप में उसने कभी नहीं सोचा था कि हजारों पालों वाले शहर में कोई भी उसके स्वागत कक्ष में खुलेआम हथियार निकालने की हिम्मत करेगा। बूढ़े आदमी, बेहतर होगा कि तुम अपना काम करो। इस युवा मास्टर को भड़काना उचित नहीं है। मैं तुमसे 2 कांच की बोतलें खाने के लिए भी कह सकता हूँ। मेसन ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वह कैडिगर को धमकाते हुए उसके पास से गुजर रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अभी भी धीमी आवाज में जॉनथन से कहा, वह बूढ़ा आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अध्याय 43। मेसन नीलामी में शामिल हुआ था, इसलिए सामान्य तौर पर उसके लिए कैडिगर को न पहचान पाना कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन मेसन को खुद को ही दोषी मानना चाहिए। नीलामी खत्म होने का इंतजार करते हुए वह पूरे समय अपनी सीट पर बेचैन रहा था और उसकी नज़र नीलामी के मंच पर बिल्कुल भी नहीं थी। उसके विचार आरव मेहरा से निपटने की उसकी योजनाओं से भरे हुए थे, इस हद तक कि वह वास्तव में नीलामी आयोजित करने वाले को पहचानने में विफल रहा। क्या मुंची अपने बेटे को इसी तरह शिक्षित करता है? कैडिगर ने मेसन की ओर गंभीरता से देखा। उसकी ठंडी आवाज के पीछे दबा हुआ गुस्सा छिपा हुआ था।
हालांकि वह नहीं उठा, लेकिन हाई मैच के अनोखे दबाव ने रिसेप्शन रूम को भर दिया, जिससे ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उन्हें कुचल रहा हो। भंवरता हुआ मन एक बवंडर की तरह महसूस हुआ, क्योंकि किताबों की अलमारियों में रखी किताबें भी उड़ गईं। क्या ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के महान मेहमान ऐसे लोग हैं जिन्हें आप शर्मिंदा कर सकते हैं? कैडिगर घूमते हुए पन्नों के बीच खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और भाड़े के सैनिकों के हाथों से एक के बाद एक 8 हथियार उड़कर रिसेप्शन रूम की दीवार से चिपक गए। जो आवाज निकली वह इतनी तीखी थी कि सभी के कान सुन्न हो गए। बूढ़े आदमी, तुमने मोंची परिवार के किसी व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत की। इस अप्रत्याशित घटना का सामना करते हुए मेसन घबरा गया। वह अभी भी अपने हाथों में 2 कांच की बोतलें पकड़े हुए था, लेकिन उसके पैर पहले से ही नर्म हो चुके थे और वह हिल नहीं सकता था। वह शक्तिशाली दिखने के लिए केवल अपने मुंह का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसे जोनाथन ने पीछे खींच लिया। युवा मास्टर, हाँ वह कैडिगर है। जैसे ही उसने समझाया, उसका सिर धीरे धीरे नीचे झुका, और एक बार जब वह समाप्त हो गया तो उसने इसे फिर से उठाने की हिम्मत भी नहीं की। कैडिगर के बारे में क्या कैडिगर मोंची परिवार के किसी व्यक्ति पर हमला करने की हिम्मत करता है? मेसन ने सहजता से पूछा। लेकिन जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसका चेहरा जम गया और वह हकलाते हुए बोला, कैडिगर। मेसन ने शायद कैडिगर की शक्ल पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मेसन ने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। 1000 सल्ट सिटी में कैडिगर को कौन नहीं जानता था? वह ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस का मुख्य नीलामी करता, एक उच्च जादूगर और एक महान कीमियागर था। भले ही मेसन मूर्ख था, लेकिन वह जानता था कि कैडिगर नाम का क्या मतलब है। बेशक यह ऐसा ही होगा। मेसन वहीं अचंभित खड़ा था। अभी भी उसके हाथों में 2 कांच की बोतलें थीं, उन्हें वापस नहीं रखा। वह हैरान था और उसने बुदबुदाया, बेशक, राजीव मेहरा हमेशा इतना भाग्यशाली होता है। उसके सामने का दृश्य बहुत जाना पहचाना था। मेसन को नहीं पता था कि वह इतना बदकिस्मत क्यों था। जब भी वह उस बदमाश को सबक सिखाना चाहता था, कुछ न कुछ हो जाता था। सेज टॉवर में सोलोन ने उसके लिए आवाज उठाई, नीलामी घर के आयोजन स्थल में फलेऊ ने उसके लिए आवाज उठाई और नीलामी घर के बॉक्स में सोलोमन ने भी उसके लिए आवाज उठाई। आखिरकार वह उसे यहाँ रोकने में कामयाब रहा, लेकिन अब कैडिगर उसके लिए आवाज उठा रहा था। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? युवा मास्टर, जल्दी से हाई मैच कैडिगर से माफी मांगो। सौभाग्य से जोनाथन ने जल्दी से प्रतिक्रिया की और जल्दी से मेसन की आस्तीन खींचकर उसे याद दिलाया। यह कोई मामूली अपराध नहीं था। हाई मैच के स्वागत कक्ष में हथियार खींचना और उसके मेहमान को धमकाना, यह अकेले ही पूरे मोंची परिवार के लिए हाई मैच की प्रतिष्ठा को भड़काने के लिए परिणामों को भुगतने के लिए पर्याप्त था। कैडिगर को उन्हें मौके पर ही मार देना भी उचित होगा। वे वास्तव में एक आपदा में सिर के बल कूद गए थे। ये बेकार होगा भले ही मोंची खुद आ जाए। जोनाथन अब बस इतना ही कर सकता था कि जल्दी से माफी मांग ले, उम्मीद करता कि हाई मैच कैडिगर उदार होगा और अपने जैसे किसी भी व्यक्ति से बहस करने के लिए खुद को नीचा नहीं करेगा। अन्यथा इसका अंत बुरा होगा। माफी मांगो, कैडिगर ने ठंडे स्वर में कहा। रिसेप्शन रूम का तापमान भी अचानक गिर गया, जबकि उस पहाड़ जैसे दबाव ने दोनों लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। इस बार कैडिगर वास्तव में गुस्से में था। एक प्रतिष्ठित हाई मैच के रिसेप्शन रूम में मेसन के नेतृत्व में लोगों के एक समूह ने घुसपैठ की, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मैज मेहरा पर हथियार तान दिए। वह ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस का सबसे महत्वपूर्ण अतिथि था, और कैडिगर ने खुद उसके साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए उसे मीठी मीठी बातें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भी यह मेसन अचानक आया और उससे 2 कांच की बोतलें खाने के लिए कहा। कम से कम वह यहाँ था जब वे अंदर घुसे। अन्यथा मैज मेहरा का क्या अंत होता अगर उसे वास्तव में 2 कांच की बोतलें खाने के लिए मजबूर किया जाता? अगर किसी भी तरह से मैज मेहरा ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के साथ अपने सौदे पर पुनर्विचार करता है, तो क्या आपका मोंची परिवार हमें नुकसान की भरपाई कर सकता है? इस संभावित परिणाम के बारे में सोचते हुए कैडिगर की भयावह निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। हाय मैच कैडिगर, मुझे माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम वहां थे। जब मेसन, जो बचपन से ही हमेशा बिगड़ा हुआ था, ने देखा कि यह हाई मैच उसे किस तरह से देख रहा है, तो वह माफी मांगते हुए रो पड़ा। वास्तव में मेसन की तो बात ही छोड़िए, अगर मोंची खुद भी इस स्थिति में होता तो उसके पैर भी नरम पड़ जाते। रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मेसन चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न हो, वह जानता था कि हाई मैच एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता। 1000 सल्ट सिटी में हाई मैच को भड़काना किसी की जिंदगी खत्म करने के समान था। मेसन ने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया था, इसलिए वह केवल भीख मांग सकता था और माफी मांग सकता था, जैसे कि उसका जीवन इस पर निर्भर करता है। उम्मीद करता है कि कैडिगर उसे छोड़ देगा। मुझसे माफी मांगने का क्या फायदा? तुमने मेज मेहरा को नाराज किया है, इसलिए अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मेज मेहरा से माफी मांगो। ये सबसे अच्छा होगा अगर मेज मेहरा तुम्हें माफ करने को तैयार हो, अन्यथा। कैडिगर ने यह नहीं बताया कि क्या होगा, लेकिन ठंडी आवाज और गंभीर अभिव्यक्ति ने मेसन को भयभीत कर दिया। इस समय मेसन को पहले की शिकायतों की परवाह नहीं थी और वह सीधे 2 कांच की बोतलों के मामले को भूल गया। मेज मेहरा, मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है। रुको, आरव मेहरा ने सीधे अपना हाथ उठाया, मेसन के प्रदर्शन को बाधित करते हुए।
ये शो फलेयू के प्रदर्शन से बहुत कमतर था। मूल रूप से आरव मेहरा मेसन के जीवन और मृत्यु पर निर्णय पारित नहीं करना चाहता था, लेकिन आरव मेहरा को पता था कि कैडिगर को इस समय निश्चित रूप से शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए उसे इस मामले को सुलझाने की जरूरत थी और उसे अभी भी मोंची को कुछ सम्मान देने की जरूरत थी। उनके परिवार में 2 बेटे थे और अगर वह बेरहमी से एक को मार देता तो मोंची परिवार इसे कैसे स्वीकार कर सकता था। यही बात तब भी सच थी जब कैडिगर ने सीधे उसे मारने का फैसला किया था, लेकिन मेसन ने वास्तव में एक गंभीर अपराध किया था, इसलिए अगर वह माफी नहीं मांगता तो यह अक्षम्य होगा। इस प्रकार कैडिगर के पहले के शब्द मेसन की सजा का अधिकार आरव मेहरा को सौंपने के लिए कहे गए थे। अगर आरव मेहरा मेसन को छोड़ने के लिए तैयार था तो कैडिगर किसी भी पक्ष को नाराज नहीं करेगा। अगर वह मेसन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था तो कैडिगर शायद अपने दांत पीसकर बच्चे से छुटकारा पा लेगा, लेकिन उस स्थिति में वह कैडिगर का ऋणी होगा। अगर कैडिगर ने उसके लिए विशाल मोंची परिवार को नाराज किया तो आरव मेहरा भविष्य में एक विशेष अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर पाएगा। वह बूढ़ा बहुत चालाक था। आरव मेहरा ने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन उसने ऐसा एहसान करने की योजना नहीं बनाई थी। युवा मास्टर मेसन को शायद मेरे साथ कोई छोटी सी गलतफहमी हो गई है, कोई बहुत गंभीर बात नहीं। हाई मैच कैडिगर, अगर आपके पास समय हो तो कृपया उसे सुझाने में मेरी मदद करें। ऐसी गलतफहमियों को लंबे समय तक रहने देना अच्छा नहीं है। गिल्डेड रोज में मेरे लिए कुछ मामले इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। मैज मेहरा के पास वाकई थोड़ी देर और रुकने का समय नहीं है। वाकई कुछ है, सच में। आरव मेहरा ने कैडिगर के निमंत्रण को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और कैडिगर के रिसेप्शन रूम से निकलने से पहले उसने जो 4 सामग्री खरीदी थी साथ ही क्रिस्टल कार्ड भी ले लिया। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था आरव मेहरा को कुछ याद आया और वह पीछे मुड़ा। ओह ठीक है, हाई मैच कैडिगर, अगर आपके पास समय हो तो कृपया मेरे लिए पुष्टि करें कि यंग मास्टर मेसन ने 2 कांच की बोतलें खा लीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इसके बाद आरव मेहरा गिल्डेड रोज में वापस आ गया और कीमिया प्रयोगशाला में चला गया। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे ढलता गया आरव मेहरा ने जमे हुए ड्रैगन ब्लड को पिघलाया और कीमती खून की एक बूंद एक बीकर में टिपकाए। उसी क्षण एक नीला कोहरा उठा और प्रयोगशाला में एक मादक आभा फैल गई। हो गया। आरव मेहरा ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने चेहरे पर खुशी के एक दुर्लभ भाव के साथ बीकर में नीली लहरों को देखा। यह मन बपतिस्मा था। मन बपतिस्मा को उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी त्वचा को उतारने के रूप में सोचा जा सकता है, जैसे एक कैटरपिलर तितली में बदल जाता है। जादुई सभ्यता के चरम पर हर नवजात बच्चे को मन बपतिस्मा से गुजरना होगा। न केवल वह मन बपतिस्मा उन्हें पहली बार मन इकट्ठा करने की अनुमति देगा, बल्कि यह उनके संविधान में भी पूरी तरह से सुधार करेगा। इस प्रकार उस युग में लगभग हर कोई एक प्रतिभाशाली जादूगर था। किसी की सफलता की डिग्री उसके प्रयास और भाग्य से निर्धारित होती थी। वास्तव में आरव मेहरा के लिए मन बपतिस्मा का उपयोग करने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि मन का पहला संचय उसके लिए आवश्यक नहीं था। एकमात्र वास्तव में उपयोगी हिस्सा उसके संविधान में सुधार था। अध्याय 44। अब मुझे महान जादूगर की रैंक पर आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। आरव मेहरा ने खुद को संभाला और मन बपतिस्मा की बोतल पी ली जो उसने अभी अभी तैयार की थी। उसने महसूस किया कि उसके गले से तीखा तरल पदार्थ बह रहा है और वह अपने शरीर में हो रहे हर बदलाव के प्रति सजग था। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि यह बदलाव 3 दिनों तक जारी रहेगा। इन 3 दिनों के दौरान मन बपतिस्मा धीरे धीरे उसके शरीर में सुधार लाएगा और मन पोषण की कमी की समस्या धीरे धीरे गायब हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगा तो जादू के लिए इस शरीर की क्षमता किसी भी समकालीन प्रतिभा से कम नहीं होगी। उस समय महान जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ना कोई मुद्दा नहीं होगा। मन बपतिस्मा के प्रभाव के कारण आरव मेहरा इन 3 दिनों के लिए बहुत अधिक जादू का उपयोग नहीं कर सकता था। उसे अपना दैनिक ध्यान भी बंद करना होगा। इस प्रकार प्रयोगशाला से निकलने के बाद आरव मेहरा सीधे ध्यान के लिए घर नहीं लौटे, बल्कि वे गिल्डेड रोज को देखने चले गए। इस समय गिल्डेड रोज का व्यवसाय अभी भी बूढ़े बटलर के हाथों में था। कभी कभी कुछ औषधियों को मिलाने के अलावा आरव मेहरा लगभग कभी भी गिल्डेड रोज के व्यवसाय संचालन में शामिल नहीं हुए। बूढ़े बटलर ने वास्तव में इस बारे में शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि युवा मास्टर हमेशा से ही जादूगर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। बेहोश होने के बाद वह खुद को जादू की दुनिया में खो देता था और इस प्रकार बूढ़ा आदमी हमेशा उसे परेशान न करने के लिए बहुत सावधान रहता था। अगर उसे कोई परेशानी आती तो वह खुद ही उसे हल करने का तरीका खोज लेता। गिल्डेड रोज अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में कम से कम 80% बूढ़े बटलर के योगदान के कारण था। आरव मेहरा ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि बूढ़ा बटलर वास्तव में व्यवसाय के मामले में बहुत कुशल था। जब गिल्डेड रोज ने अपना काम फिर से शुरू किया तो उनकी सारी संपत्ति सिर्फ कुछ दसियों हजार में ही थी, लेकिन सिर्फ 3 महीनों में गिल्डेड रोज ने 3 लाख से ज्यादा सोना कमा लिया था, और इसमें संग्रहित सामान शामिल नहीं था। अगर उन वस्तुओं को तुरंत बेच दिया जाता तो वे 1 लाख और सोना जोड़ लेते। सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद मैना बैप्टिज्म का डाउनग्रेडेड संस्करण था। इसे पुराने बटलर ने होप पोशन के रूप में डब किया था और यह सबसे बड़ा अघोषित ट्रम्प कार्ड था। अगर होप पोशन लाया जाता तो यह निश्चित रूप से थाउजेंड सल सिटी में हलचल मचा देता और हर मैजिक अप्रेंटिस पागल हो जाता।
एक ऐसा पोशन जो मैजिक अप्रेंटिस को आसानी से 9वीं रैंक तक पहुंचने की अनुमति देता। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ऐसे पोशन की कीमत भयावह होगी। उस समय लोकेश मेहरा इस तरह के पोशन को खरीदने में असमर्थ थे। इससे ये स्पष्ट था कि ऐसा पोशन कितना महंगा होगा। लेकिन गिल्डेड रोज अलग था। अब गिल्डेड रोज के पास कुल 30 से ज्यादा होप पोशन थे और हर बोतल से 9वीं रैंक का मैजिक अप्रेंटिस बनाया जा सकता था। इतने बड़े स्टॉक के साथ अगर वे इसे बेचना चाहते तो वे इसे बहुत ज्यादा कीमत पर नहीं बेच पाते। बूढ़े बटलर ने अनुमान लगाया कि सबसे उचित कीमत 2 लाख सोना प्रति बोतल थी। आम मैजिक अप्रेंटिस निश्चित रूप से होप पोशन को वहन नहीं कर पाएंगे और इस तरह असली ग्राहक 1000 सल सिटी के सबसे प्रभावशाली लोगों के बच्चे थे। उनमें से कई मूल राजीव जैसे ही थे, जादू के मामले में महत्वाकांक्षी लेकिन जरूरी प्रतिभा के बिना। हालांकि होप पोशन उन्हें जादूगर नहीं बना सकता था, लेकिन 9वीं रैंक का मैजिक अप्रेंटिस बनना एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। 9वीं रैंक तक पहुंचने के लिए सामान्य रूप से लगने वाले समय को बचाने के बाद वे धीरे धीरे अपना समय ले सकते थे या अंतिम अंतर को पाटने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचने की कोशिश कर सकते थे। इस तरह के संभावित ग्राहक के साथ कीमत निश्चित रूप से बहुत कम नहीं हो सकती थी। यदि कीमत प्रति बोतल 10 या 20 हजार सोने पर अंकित होती तो लोग सोच सकते थे कि औषधि में कोई समस्या है। लेकिन बहुत ज्यादा कीमत भी काम नहीं करेगी। ऐसे बहुत कम लोग थे जो 9वीं रैंक के जादू के प्रशिक्षु को विकसित करने के लिए कई 100,000 या 10 लाख भी खर्च करेंगे। अंत में शायद केवल 3 या 4 ग्राहक ही खरीदारी करेंगे। तो उस स्थिति में 3 या 4 बोतलें बिक जाएंगी, लेकिन बाकी बोतलों का क्या? क्या उन्हें बूढ़े बटलर को पीने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इस प्रकार बूढ़े बटलर ने अस्थायी कीमत 2 लाख सोने पर निर्धारित करने से पहले बहुत सोचा। आरव मेहरा ने इस पर कोई राय नहीं जताई। एक तरफ बूढ़ा बटलर हमेशा से गिल्डेड रोज का प्रभारी रहा था, इसलिए उसे किसी और की तुलना में बाजार की ज्यादा समझ थी। दूसरी तरफ आरव मेहरा ने होप पोशन की 30 बोतलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि गिल्डेड रोज अभी अभी शुरू हुआ था, आरव मेहरा को बिक्री के लिए पोशन को खुद ही तैयार करना था। लेकिन एक बार जब गिल्डेड रोज अच्छी स्थिति में आ गया तो वह निश्चित रूप से उस पर समय बर्बाद नहीं करेगा। एक जादूगर का समय बहुत कीमती होता है, वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता। आरव मेहरा ने गिल्डेड रोज में प्रवेश करते ही इस बारे में सोचा। आज महीने का पहला दिन था, जिस दिन भाड़े के सैनिकों ने मिशन प्रदान किए थे, और गिल्डेड रोज के लिए भी यह सबसे अच्छा दिन था। जब भाड़े के सैनिकों को नए मिशन मिलते थे तो वे स्वाभाविक रूप से तैयारी करते थे, और हालांकि विक्टोरियस रिटन मेन स्ट्रीट में गिल्डेड रोज अभी तक सबसे अच्छा स्टोर नहीं था, फिर भी यह सबसे अच्छे स्टोर में से एक था। पुराने बटलर के प्रबंधन में गिल्डेड रोज ने धीरे धीरे अपनी चमक वापस पा ली थी। 1000 सल सिटी के कई स्टोर्स में से इसे शीर्ष 10 में होना चाहिए था और इसे विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट में स्थित होने का बेहतर लाभ था। अपने नए मिशन चुनने के बाद अधिकांश भाड़े के सैनिक गिल्डेड रोज में जाना पसंद करते थे, जो भाड़े के सैनिकों के गिल्ड से केवल एक सड़क की दूरी पर था। लेकिन आज जब आरव मेहरा गिल्डेड रोज में आया तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। व्यापार अच्छा था, बहुत से लोग थे और क्लर्क व्यस्त थे, लेकिन आरव मेहरा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने देखा कि बूढ़ा बटलर वहां नहीं था। यह किसी भी अन्य दिन अजीब नहीं होगा, लेकिन यह वर्तमान में महीने का पहला दिन था, गिल्डेड रोज के लिए सबसे अच्छा दिन। आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से याद था कि हर महीने बूढ़ा बटलर निश्चित रूप से इस दिन गिल्डेड रोज की देखरेख करता था, तब भी जब लोकेश मेहरा आसपास था। आज वह यहाँ क्यों नहीं था? जितना ज्यादा आरव मेहरा इस बारे में सोचता, उसे स्थिति उतनी ही अजीब लगती। क्या कोई समस्या आ गई है? रेमी, यहाँ आओ। ये सोचते ही आरव मेहरा मामले की जांच करने से खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए उसने रेमी को इशारा किया। बॉस, तुम कैसे आए? जब रेमी ने आरव मेहरा को देखा तो उसने जल्दी से अपना सारा काम दूसरे क्लर्क को सौंप दिया और भाग गया। मैं देखने आया था। अरे वैसे रेमी, क्या तुम जानते हो कि अंकल पावे कहाँ गए? मैंने सुना है कि बॉस पावे सुबह सुबह जादुई सामग्री का एक बैच लाने के लिए बाहर गए थे। सुबह सुबह बाहर गए थे? ये सुनकर आरव मेहरा भौंचक के रह गए। गिल्डेड रोज की सामग्री लाने के लिए हमेशा किसी को नियुक्त किया जाता था। भले ही उनके हाथ भरे हों और ओल्ड पावे उन्हें लाने के लिए गए हों, फिर भी इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। उसके पास कुछ यात्राएं करने के लिए पर्याप्त समय बीत चुका था, तो वह अभी तक वापस कैसे नहीं आ सकता था? वह सामग्री लेने कहाँ गया था? लगता है, रेमी ने इस बारे में सोचा, फिर थोड़ी अनिश्चितता के साथ कहा, लगता है कि वह फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप में है। फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप? आरव मेहरा ने सिर हिलाया और अपना सिर नीचे कर लिया। फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप इतना बड़ा नहीं था। इसमें केवल 20 लोग थे और उनकी प्रसिद्धि और ताकत विशाल सिल्वर मून की तुलना में बहुत कम थी। लेकिन वे पिछले कुछ महीनों से गिल्डेड रोज के साथ अच्छा सहयोग कर रहे थे। उन्होंने जो सामग्री एकत्र की थी वह ज्यादातर गिल्डेड रोज को बेची गई थी और कीमत अपेक्षाकृत उचित थी। पुराने बटलर ने व्यवस्था के बारे में कई बार शेखी बघारी थी। पहले तो आरव मेहरा चिंतित हो गए जब उन्होंने सुना कि पुराना बटलर व्यक्तिगत रूप से सामग्री लेने गया था, लेकिन चूंकि यह फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप था, इसलिए कोई समस्या होने की संभावना नहीं थी। इस प्रकार आरव मेहरा ने फिर से नहीं पूछा और केवल स्टोर के चारों ओर थोड़ा और देखा। व्यापार वास्तव में अच्छा था और हर कोई जीवंत था।
आरव मेहरा ने सोचा कि चूंकि वह अपना सामान्य ध्यान नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस काम पर लगे कीमियागरों की मदद करेगा। गिल्डेड रोज के व्यापार के लिए फिर से खुलने के बाद उन्होंने 4 कीमियागरों की भर्ती की। उन सभी के पास बहुत अच्छी क्षमताएं थीं और चूंकि कीमिया प्रयोगशाला आरव मेहरा के कब्जे में थी, इसलिए पुराने बटलर ने उनके लिए दूसरी मंजिल खोल दी। अब ये 4 कीमियागर साथ ही कई दर्जन प्रशिक्षु कीमियागर सहायक के रूप में काम कर रहे थे, इस नई कीमिया प्रयोगशाला में कड़ी मेहनत कर रहे थे। आरव मेहरा ने इन 4 कीमियागरों के सामने अपनी कीमियागिरी की क्षमताएं कभी नहीं दिखाई थीं, लेकिन कभी कभार होने वाली कुछ बातचीत ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि यह युवा बॉस कीमियागिरी के क्षेत्र में अनभिज्ञ नहीं है। इस प्रकार उन्होंने वास्तव में आरव मेहरा की मदद का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने उसे सबसे महत्वपूर्ण काम देने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसे केवल कुछ सरल काम जैसे कि मंत्रमुग्ध करना दिया। आरव मेहरा निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह वैसे भी केवल समय बिताने के लिए वहां था। दोपहर जल्दी ही बीत गई और जब शाम हुई तो जीवंत गिल्डेड रोज धीरे धीरे खाली हो गया। भाड़े के सैनिकों ने अपनी आपूर्ति ली और गिल्डेड रोज को छोड़ दिया, जबकि क्लर्क दिन खत्म करने के लिए तैयार होने के लिए सब कुछ साफ करने और व्यवस्थित करने लगे। कीमियागरों ने दिन के लिए अपना काम पूरा किया और आरव मेहरा को बधाई देने के बाद वे घर लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। आरव मेहरा सीढ़ियों से नीचे जाते हुए कुछ कीमियागरों से बातें कर रहा था। उस समय उसने एक चिंतित बटलर को चलते हुए देखा। युवा मास्टर, आप आए। बूढ़ा बटलर आरव मेहरा की शक्ल देखकर हैरान था। मैं घर पर था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आकर देख लूं। ओह ठीक है, मैंने रेमी से सुना कि तुम फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज के पास सामग्री का एक बैच लेने गए थे, क्या सब कुछ ठीक रहा? इस विषय के उल्लेख पर बूढ़े बटलर की अभिव्यक्ति अचानक कड़वी लगने लगी। युवा मास्टर, मुझे लगता है कि हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। हमने पहले ही उस बैच की सामग्री खरीदने की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन मैं आज भोर में गया और उन्होंने मुझे बताया कि इसे पहले ही दूसरों को बेच दिया गया है। मुझे तब थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन बाद में मैं कई समूहों में गया जिनके हमारे साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे, और पूरे दिन घूमने के बाद लगभग सभी समूहों ने मुझे बताया कि उनकी सामग्री पहले ही दूसरों को बेच दी गई है। उन सभी ने ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने सभी ने ऐसा कहा। अध्याय 45। उत्तर देने के बाद बूढ़े बटलर ने आह भरी। गिल्डेड रोज के लिए जो अभी ठीक हुआ था, ये वास्तव में एक विनाशकारी झटका था। अगर यह केवल फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज होता तो भी ये प्रबंधनीय होता, लेकिन अतीत में गिल्डेड रोज के साथ अक्सर सहयोग करने वाले लगभग 10 व्यवसाय थे जो अब कह रहे थे कि उनके पास सामग्री खत्म हो गई है। ये काफी गंभीर था। गिल्डेड रोज के संचालन के लिए आवश्यक आपूर्ति में कटौती। एक कीमिया की दुकान के रूप में अगर वे अपनी सामग्री की आपूर्ति खो देते हैं, तो वे निश्चित रूप से सीधे एक मृत अंत की ओर बढ़ रहे होंगे। कोई भी कीमियागर कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, कुछ भी नहीं से उत्पाद बनाना असंभव था। अगर वे अपने संसाधनों की आपूर्ति के लिए कोई नया स्रोत नहीं खोज पाते, तो भले ही गिल्डेड रोज जितना संभव हो सके संघर्ष करे, वे अंततः दिवालिया हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं कल बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मुझे इन सामग्रियों के लिए कोई और आपूर्तिकर्ता मिल सकता है। बूढ़े बटलर ने इसके बारे में सोचने के बाद कहा। वह कोई अच्छा समाधान नहीं निकाल सका। अंततः उसने फैसला किया कि वह सबसे निचले भाड़े के सैनिकों के समूह से संपर्क करेगा और कुछ और व्यवसायों से संपर्क करेगा, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वे अपने सामने आने वाले संकट से बचने के लिए कुछ सामग्री जुटा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। वह पुराने बटलर की सोच को स्पष्ट रूप से समझ गया था, लेकिन सबसे निचले भाड़े के सैनिकों के समूह में सभी कमजोर लोग शामिल थे, और वे जो मिशन पूरा कर सकते थे वे ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 सोने के बराबर थे। उनके लिए कई महत्वपूर्ण सामग्री इकट्ठा करना असंभव था। भले ही पुराना बटलर भाग्यशाली रहा हो और कुछ व्यवसायों से संपर्क करने में कामयाब रहा हो, फिर भी यह संभवतः उतना नहीं होगा जितना फ्रॉस्ट वुल्फ भाड़े के सैनिक आमतौर पर आपूर्ति करते हैं। और उन छोटे भाड़े के सैनिकों की तो बात ही छोड़िए, आरव मेहरा फ्रॉस्ट वुल्फ भाड़े के सैनिकों से भी बहुत संतुष्ट नहीं थे। गिल्डेड रोज विकसित करने के बाद एक नए आपूर्तिकर्ता की जरूरत थी। जहां तक इस नए सप्लाई की बात है, आरव मेहरा ने ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में इस मामले के बारे में पहले ही सोच लिया था, लेकिन वह अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था, इसलिए उसने पुराने बटलर को इस मामले पर अपने विचार नहीं बताए थे। आज फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज के साथ हुई घटना ने आरव मेहरा को एक बेहतरीन मौका दिया। तुम्हें इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कल जाकर गिल्डेड रोज के लिए एक नया सप्लायर ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूं। बूढ़ा बटलर बहुत आश्वस्त नहीं था। दिन की घटनाओं के आधार पर एक मूर्ख भी ये देख सकता था कि कोई गिल्डेड रोज को निशाना बना रहा है। फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज, जो हमेशा उनके साथ अच्छे संबंध रखते थे, इस तरह से व्यवहार कर रहे थे। एक नया सप्लायर ढूंढना कुछ ऐसा नहीं था जिसे सिर्फ कुछ वाक्यों से हल किया जा सके। कोई जरूरत नहीं, तुम दुकान संभालो। बूढ़े बटलर को विदा करने के बाद आरव मेहरा कीमिया प्रयोगशाला में वापस आ गया। अगली सुबह भोर में आरव मेहरा शहर के दक्षिणी हिस्से में लान मोनाक स्ट्रीट पर गया। अगर विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट को मैच गिल्ड के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो लान मोनाक स्ट्रीट भाड़े के सैनिकों के प्रभाव में थी। 1000 सल्फ सिटी के 10 शीर्ष भाड़े के सैनिकों के समूहों में से 7 लान मोनाक स्ट्रीट में तैनात थे, जिसमें सबसे आगे रैंक वाला सिल्वर मून भाड़े के सैनिक शामिल थे।
आरव मेहरा आज जिनकी तलाश में आए थे वे वास्तव में सिल्वर मून भाड़े के सैनिक थे। आरव मेहरा को रिसीव करने वाला व्यक्ति माको नामक एक डिप्टी लीडर था। आरव मेहरा की वर्तमान स्थिति के अनुसार उसे रिसीव करने के लिए डिप्टी लीडर को भेजना पहले से ही बहुत ज्यादा था। अगर वह कोई साधारण जादूगर होता, डिप्टी लीडर तो छोड़िए, डिप्टी कैप्टन भी काफी अच्छा माना जाता। लेकिन समस्या ये थी कि इस बार आरव मेहरा डिप्टी लीडर से मिलने नहीं आया था। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ उसका जो व्यवसाय था वह ऐसा नहीं था जिस पर उपनेता निर्णय ले सके। इस प्रकार अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद आरव मेहरा ने सीधे नेता सासू से बात करने का अनुरोध किया। एक बार जब उसने ऐसा कहा तो उपनेता माको का चेहरा अचानक दोस्ताना नहीं लगा। ईमानदारी से कहूं तो इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ एक 20 वर्षीय जादूगर था जिसके पास कोई सहारा नहीं था और वह केवल एक कीमिया की दुकान का मालिक था और उन्होंने उसके लिए पहले ही एक उपनेता को भेज दिया था उसके मृत पिता के सम्मान में, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। वह युवा जादूगर बातचीत के लिए खुद नेता से मिलना चाहता था। क्या लीडर सासू कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप मिल सकते हैं? आप तो दूर की बात है, यहाँ तक कि ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मोंची या वाइपर नेस्ट के सोसू जैसे 1000 सल सिटी के शिखर पर बैठे लोगों को भी लीडर सासू से मिलने से पहले हमें पहले से सूचित करना होगा। लीडर सासू यहाँ नहीं है। माको के शब्द पहले की तरह विनम्र नहीं थे, लेकिन आरव मेहरा ने बुरा नहीं माना और केवल मुस्कुराया और फुसफुसाया, ये घोस्ट पोषण के बारे में है। मैंने कहा कि लीडर सासू यहाँ नहीं है, घोस्ट पोषण के बारे में क्या? माको ने आरव मेहरा को अधीरता से देखा, इस युवा जादूगर को पीछे हटाने के लिए कुछ अप्रिय शब्द कहने का इरादा रखते हुए, जो खुद को बहुत अधिक महत्व देता था। जब उसे अचानक एहसास हुआ कि युवा जादूगर ने अभी क्या कहा था। अरे, ये घोस्ट पोषण के बारे में है। माको घबरा गया और लगभग अपनी जीभ काट ली। भूत औषधि, तुमने अभी कहा? भूत औषधि? हाँ, भूत औषधि। मेरे शब्दों के लिए क्षमा करें, मुझे जाना होगा। उपनेता ने पुष्टि की कि उसने गलत नहीं सुना है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और रिसेप्शन रूम से बाहर चला गया। इसके बाद सासू अंदर आया। सासू के साथ आरव मेहरा की बातचीत केवल 10 मिनट तक चली। 10 मिनट के बाद आरव मेहरा सिल्वर मून मर्सिनरीज के शिविर से निकल गया और गिल्डेड रोज में वापस आ गया। बूढ़े बटलर को यह भी नहीं पता था कि आरव मेहरा सिल्वर मून मर्सिनरीज के पास गया था, लेकिन उस 10 मिनट की छोटी सी बातचीत ने 1000 सल सिटी को बहुत बड़ा झटका दिया। एक दिन बाद सासू ने सार्वजनिक रूप से 2 बातें घोषित की। सबसे पहले, सिल्वर मून मर्सिनरी अगले महीने की शुरुआत में एज रिफ्ट के लिए मार्च करेंगे और 100 साल से इस जगह पर कब्जा कर रहे रॉक ट्रॉल्स को खत्म कर देंगे। इस तरह 1000 सल सिटी और एंजल कोस्ट के बीच गोल्डन ट्रेड रूट को फिर से खोल देंगे। दूसरा, सिल्वर मून मर्सिनरी और गिल्डेड रोज ने एक आधिकारिक साझेदारी स्थापित की थी। इस साझेदारी में कुछ क्षेत्र शामिल थे जिसमें जादुई सामग्रियों की आपूर्ति, कीमिया वस्तुओं की खरीद, सभी प्रकार की तकनीकों का साझाकरण और यहाँ तक कि एक संयुक्त सशस्त्र कारवां की स्थापना भी शामिल थी। सासू द्वारा इन 2 निर्णयों की घोषणा ने तुरंत पूरे 1000 सल सिटी को चिंतित कर दिया। रॉक ट्रॉल्स के विनाश का मामला कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि यह एक ऐसा अभियान था जिसमें वाणिज्य मंडलों ने 100 साल तक मर्सिनरी गिल्ड में इनाम देने के लिए संयुक्त रूप से पैसा लगाया था। पिछले दर्जन वर्षों में सिल्वर मून मर्सिनरी धीरे धीरे 1000 सल सिटी के शिखर पर पहुंच गए थे। बहुत से लोगों को एहसास हो गया था कि जल्दी या बाद में सिल्वर मून मर्सिनरी कार्य को पूरा करने और इनाम का दावा करने के लिए एज रिफ्ट की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार यह 100 साल पुराना अभियान पूरा हो जाने के बाद सिल्वर मून मर्सिनरी की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। अंततः वे राज्य के शिखर पर भाड़े के सैनिकों के समूहों में से एक बन जाएंगे। हालांकि यह निर्णय कुछ हद तक जल्दबाजी में लिया गया लग रहा था, फिर भी यह सभी की उम्मीदों के भीतर था। लेकिन दूसरी घोषणा ने सभी को हैरान कर दिया। सम्मानित सिल्वर मून मर्सिनरी अपने व्यापारिक भागीदार के रूप में कीमिया की दुकान क्यों चुनेंगे? भले ही इस कीमिया स्टोर का पूर्ववर्ती 1000 सल सिटी का फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, लेकिन ये केवल इसका पूर्ववर्ती था। गिल्डेड रोज में केवल एक बूढ़ा आदमी और एक युवा, 4 कीमियागर और कुछ दर्जन प्रशिक्षु कीमियागर बचे थे। ये पूरा गिल्डेड रोज था, तो वे सिल्वर मून मर्सिनरी के व्यापारिक भागीदार कैसे बन सकते थे? और उस पर एक करीबी व्यापारिक साझेदार। ये सिल्वर मून मर्सिनरीज को गिल्डेड रोज से बांधने जैसा था। जो कोई भी भविष्य में गिल्डेड रोज को अपमानित करने की हिम्मत करेगा, उसे सिल्वर मून मर्सिनरीज की प्रतिक्रिया के बारे में सोचना होगा। वास्तव में भविष्य की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई पहले से ही इस बारे में सोच रहा था। ये फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज का नेता एंड्रू था। फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज का शिविर भी शहर के दक्षिणी भाग में लान मोनाक स्ट्रीट पर था। सिल्वर मून मर्सिनरीज और गिल्डेड रोज के बीच साझेदारी की खबर एंड्रू के कानों तक जल्दी ही पहुंच गई। जब उसने इसके बारे में सुना तो एंड्रू डर से पीला पड़ गया। दूसरों को शायद ये पता ना हो कि गिल्डेड रोज ने सिल्वर मून मर्सिनरीज की तलाश क्यों की थी, लेकिन एंड्रू को इसके बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज ने गिल्डेड रोज को जादुई सामग्री की आपूर्ति बंद कर दी थी? पहले फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज का गिल्डेड रोज के साथ हमेशा अच्छा सहयोग रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले एक प्रभावशाली व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और एंड्रू से गिल्डेड रोज की आपूर्ति बंद करने के लिए कहा।
इसके अलावा उन्होंने पर्याप्त भुगतान किया, इसलिए एंड्रू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे तौर पर सहमत हो गया। भाड़े के सैनिक अपनी जान जोखिम में क्यों डालने को तैयार थे? क्या ये ज्यादा सोना कमाने के लिए नहीं था? चूंकि यह व्यक्ति बहुत सारा सोना लेकर आया था, तो उसके पास मना करने का क्या कारण था? इसके अलावा गिल्डेड रोज कोई शक्तिशाली ग्राहक नहीं था जिसे वे नाराज न कर सकें। अतीत में एंड्रू को इसके बारे में और सोचना पड़ सकता था। आखिरकार फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास काफी शक्ति थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। लोकेश मेहरा की मृत्यु हो चुकी थी और फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहले ही पीछे छूट चुका था। केवल एक बेटा और एक बटलर बचा था। भले ही उसने अनुबंध को तोड़ दिया हो, क्या वे बदला लेने में सक्षम होंगे? इस प्रकार एंड्रू ने इसके बारे में सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया और गिल्डेड रोज की आपूर्ति बंद करने के लिए सहमत हो गया। और अब इससे एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि गिल्डेड रोज वास्तव में सिल्वर मून भाड़े के सैनिकों की तलाश करेगा, और इसके अलावा कि सिल्वर मून भाड़े के सैनिक वास्तव में उनके साथ सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। सासू को 1000 सल्स सिटी का भाड़े का राजा कहा जाता था। भाड़े के सैनिकों के बीच उनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि एक सामान्य व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह इस हद तक था कि सासू के एक साधारण शब्द से फ्रॉस्टवुल्फ भाड़े के सैनिक 1000 सल्स सिटी के सभी भाड़े के सैनिकों के सार्वजनिक दुश्मन बन सकते थे। यहाँ तक कि एंड्रू के अपने अधीनस्थ भी उसके खिलाफ हो जाते थे। ये सोचते सोचते एंड्रू का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे क्या करना चाहिए? अध्याय 46। एंड्रू ने कुछ दिन लगातार डर की स्थिति में बिताए। रात को सोते समय भी वह अक्सर बुरे सपनों से जाग जाता था। उसे डर था कि जब वह जागेगा तो वह पहले से ही 1000 सल्स सिटी का सार्वजनिक दुश्मन बन चुका होगा। ऐसी पीड़ा में 3 दिन बिताने के बाद एंड्रू दुबला और पीला हो गया और उसके कई बाल सफेद हो गए। चौथे दिन एंड्रू ने खुद को और अधिक नहीं रोका और वह विक्टोरियस मेन स्ट्रीट पर चला गया। वह पूरी दोपहर गिल्डेड रोज के प्रवेश द्वार पर इंतजार करता रहा। वह शाम तक इंतजार करता रहा, जब उसने अपने घर से आरव मेहरा को आते देखा। गुड इवनिंग मैज मेहरा। इतने समय तक इंतजार करने के बाद एंड्रू को ठंड और भूख लगी थी, लेकिन जब उसने आरव मेहरा को देखा तो उसने जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। गुड इवनिंग लीडर एंड्रू। आरव मेहरा ने रुककर नहीं देखा, बल्कि केवल मुड़कर सिर हिलाया, क्योंकि उसे लगा कि यह एक साधारण अभिवादन है। लेकिन समस्या ये थी कि एंड्रू आज केवल उसका अभिवादन करने नहीं आया था। इस प्रकार एंड्रू के पास आरव मेहरा के पास जाने और फिर से मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुस्कान लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि उसने शुरू किया, अच्छा जादूगर मेहरा, गिल्डेड रोज का व्यवसाय वास्तव में अच्छा लग रहा है। आरव मेहरा ने जवाब में केवल हंसी उड़ाई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पहले एंड्रू ने जादुई सामग्रियों के मामले पर आगे बढ़ने के लिए दुकान के अच्छे प्रदर्शन के विषय को उठाने की योजना बनाई थी। उस विषय पर आने के बाद एंड्रू अपने पिछले सहयोग को जारी रखने की पेशकश करने का अवसर जब्त कर लेगा। सबसे खराब स्थिति में वह अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। सासू द्वारा 1000 सल्स सिटी से भगाए जाने की तुलना में क्या सम्मान खोना था। लेकिन आरव मेहरा केवल हंसा। इस हंसी ने एंड्रू के लिए इसे बहुत मुश्किल बना दिया। उसे इसका क्या जवाब देना चाहिए? वह इसका लाभ कैसे उठा सकता है? सम्माननीय जादूगर, कृपया मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। आरव मेहरा वास्तव में उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था। जब से उसने सिल्वर मून मर्सिनरीज के साथ साझेदारी स्थापित की है, उसके पास निपटाने के लिए कई मामले हैं। पिछले कुछ दिनों में आरव मेहरा इधर उधर भागने में व्यस्त था, तो उसके पास अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करने का समय कैसे हो सकता था जिसे वह मुश्किल से जानता था। एक हंसी के साथ जवाब देने के बाद वह गिल्डेड रोज के प्रवेश द्वार की ओर चलता रहा। जादूगर मेहरा, कृपया रुको। एंड्रू अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह जल्दी से आरव मेहरा का पीछा कर रहा था। क्या कुछ गड़बड़ है लीडर एंड्रू? आरव मेहरा रुक गया और एंड्रू को देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एंड्रू की पीठ पर ठंडा पसीना टपक रहा था। अगर वह कर सकता तो एंड्रू पूछता, क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? मैं गिल्डेड रोज की ओर भागा और पूरी दोपहर शाम तक इंतजार किया। अब मैं ठंडा और भूखा हूँ। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बेकार हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? लेकिन संभावित परिणामों के बारे में सोचते हुए एंड्रू ने ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं की। और न केवल उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने चापलूसी भरी मुस्कान लाने की भी पूरी कोशिश की। हाँ जादूगर मेहरा, मैं आज ये पूछने आया था कि क्या गिल्डेड रोज को अभी भी जादुई सामग्री की जरूरत है? हमारे फ्रॉस्टवुल्फ मर्सिनरी ग्रुप ने हाल ही में कुछ मिशन किए और काफी मात्रा में सामग्री इकट्ठी की। मुझे आश्चर्य है कि क्या गिल्डेड रोज हमें इसे निपटाने में मदद करना चाहेगा। वास्तव में फ्रॉस्टवुल्फ मर्सिनरी ने वास्तव में ऐसी सामग्री एकत्र नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा कहने का समय नहीं था। गिल्डेड रोज के साथ तनाव को कम करने के लिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हो, एंड्रू केवल सहन कर सकता था और बाद में बाजार से सामग्री खरीद सकता था, शायद घाटे में। उन्हें निपटाने में आपकी मदद करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन लीडर एंड्रू, गिल्डेड रोज के फंड में हाल ही में काफी कमी है, इसलिए मुझे कीमत के बारे में आपसे माफी मांगनी पड़ सकती है।
मैं अंकल पावे से बात करूंगा और फिर हम आपको सामग्री का निपटान करने में मदद करेंगे। हम आपको प्रतीकात्मक इशारे के रूप में उनके मूल्य का 50% भी देंगे। 5.50%। एंड्रू की सांस लगभग रुक गई। अगर वह कर सकता तो एंड्रू आरव मेहरा के चेहरे पर थूकना पसंद करता। ये वास्तव में बहुत बेशर्मी थी। वह पहले से ही खुद को नीचे कर चुका था और उसके लिए इधर उधर देख रहा था। आखिरकार पूरी दोपहर इंतजार कर रहा था। ठंड और भूख के बावजूद उसने विनम्रता से बात की और मुस्कुराया, लेकिन अंत में मेहरा ने उससे 50% की छूट मांगी और उसने इसे एक प्रतीकात्मक इशारा भी कहा। भाड़ में गया तुम्हारा प्रतीकात्मक इशारा। एंड्रू ने बहुत देर तक संघर्ष किया, फिर आखिरकार उसे मुश्किल से निगलना पड़ा। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेहरा द्वारा उसका स्पष्ट रूप से फायदा उठाया जा रहा था, जो सिल्वर मून मर्सिनरीज का साथी बन गया था। अगर उसने कुछ गलत कहा, भले ही उसने कुछ भी न किया हो, जब तक मेहरा सासू के सामने इस बारे में नाराजगी जताता रहेगा, एंड्रू को इसके परिणामों से निपटना होगा। शांत रहो, मुझे शांत रहना चाहिए। एंड्रू ने एक गहरी सांस ली और चुपके से एक आंसू बहाया क्योंकि उसने अपनी कठोर मुस्कान को बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उस मामले में धन्यवाद जादूगर मेहरा, आपका स्वागत है। फिर आरव मेहरा ने विनम्रता से माफी मांगी और गिल्डेड रोज में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एंड्रू बेजान होकर वहीं खड़ा रहा। वह आपका स्वागत है उसके चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह लगा। आरव मेहरा को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि एंड्रू क्या सोचता है, क्योंकि आरव मेहरा के पास और भी महत्वपूर्ण मामले थे। 3 दिन बीत चुके थे और मन बपतिस्मा ने पहले ही उसके शरीर को बदल दिया था, इसलिए आरव मेहरा को अब राजीव मेहरा द्वारा छोड़े गए शरीर की खामियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, आरव मेहरा कभी भी महान जादूगर क्षेत्र पर हमला कर सकता था, इसलिए वह गिल्डेड रोज में आया था। गिल्डेड रोज की कीमिया प्रयोगशाला एक ऐसी जगह थी जिसे आरव मेहरा ने सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया था। गलियारे में 3 जादुई जाल लगाए गए थे। उसने प्रवेश द्वार पर कोई भी मन नहीं छोड़ा क्योंकि उसने 2 जादूगर आंखों को ठोस बनाया और उस पर 2 कीमिया सरणियां अंकित की। इस तरह की व्यवस्था को अच्छी तरह से मजबूत नहीं माना जा सकता था, लेकिन कम से कम आम जादूगर तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आम जादूगरों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अधिकांश महान जादूगरों को भी प्रवेश करने से पहले आरव मेहरा की अनुमति लेनी होगी। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो उसे परेशान करे जबकि वह महान जादूगर बनने की ओर आगे बढ़ रहा हो। गिल्डेड रोज में जाने के बाद आरव मेहरा ने सबसे पहले बूढ़े बटलर का अभिवादन किया और प्रयोगशाला की ओर जाने से पहले एंड्रू के मामले के बारे में बात की। प्रवेश द्वार पर जाल की जांच करने के बाद उसने अंदर कीमिया सरणी को सक्रिय किया और जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसने आसानी से एक और जादूगर आंख को पूरक बनाया। एक बार जब वह समाप्त हो गया तो आरव मेहरा ने जादूगर बनने के बाद से अपना सबसे लंबा ध्यान शुरू करने के लिए एकांत स्थान की तलाश की। आरव मेहरा ने अनुमान लगाया कि इस बार ध्यान में कम से कम 3 दिन लगेंगे। ये सामान्य ध्यान से पूरी तरह से अलग था। महान जादूगर बनने के लिए किसी को सीमा को तोड़ना और उनके मन भंवर को तोड़ना आवश्यक था। उनके मन भंवर को कुचलने के बाद ही वे अपना खुद का जादू चलाने वाला रून प्राप्त कर पाएंगे। यह एक महान जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। कुछ हद तक एक जादू चलाने वाला रून एक महान जादूगर का जीवन छाप था। न केवल उस छाप में धरती हिला देने वाली शक्ति थी, बल्कि यह महान जादूगर के साथ लगातार विकसित भी होती थी। इस प्रकार इस रैंक पर आगे बढ़ने की तैयारी करते समय किसी को बहुत लंबे ध्यान से गुजरना होगा, जिसके दौरान उन्हें अपने मन भंवर को शुद्ध करना होगा। कुछ जादूगर मन भंवर को शुद्ध करने में मदद करने के लिए औषधि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम औषधि जिसे आरव मेहरा ने कुछ समय पहले तैयार किया था, या रंगीन औषधि जिसका उल्लेख रेमंड ने एक बार किया था। लेकिन आरव मेहरा ऐसा नहीं करेंगे। नोसेंट के अंतिम दिनों से आने के कारण वह इस युग के जादूगरों से कहीं अधिक समझते थे। एक बार मैजिक कंडक्टिंग रून में तब्दील होने के बाद एक मन भंवर जिसे केवल अपने आप पर निर्भर करके शुद्ध किया गया था, वह औषधि के माध्यम से शुद्ध किए गए 1 से 10 गुना अधिक मजबूत होगा। मन भंवर को शुद्ध करना एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी, जिसके दौरान जादूगरों को मन भंवर के भीतर की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ता था। एक जादूगर के लिए ये खुद के टुकड़ों को तराशने जैसा महसूस होगा। पूरी प्रक्रिया दर्द और पीड़ा से भरी थी। जब आरव मेहरा ध्यान में गए तो उनका मन भंवर धीरे धीरे घूमने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और आरव मेहरा का शांत चेहरा पीला पड़ने लगा और माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। और ये तो बस शुरुआत थी। ... 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। तीसरे दिन आरव मेहरा बेहद कमजोर अवस्था में थे। वे दुबले पतले और पीले पड़ गए थे और उनके मन में चिंताजनक उतार चढ़ाव आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। लेकिन उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमकीली थीं। आरव मेहरा को पता था कि वह इस शरीर में आने के बाद से अब तक की सबसे शक्तिशाली अवस्था में था। मन का संचय सीमा तक पहुंच गया था और मन भंवर के शुद्ध होने के बाद इसे केवल परिपूर्ण ही कहा जा सकता था। मन में होने वाले ये थोड़े चिंताजनक उतार चढ़ाव इसलिए नहीं थे क्योंकि आरव मेहरा अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन भंवर टूटने के कगार पर था। आरव मेहरा पहले से ही महान जादूगर क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और उन्हें बस एक छोटे से धक्के की जरूरत थी। अपनी अवस्था की पुष्टि करने के बाद आरव मेहरा
ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने शरीर के भीतर मन को प्रसारित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह मन कोमल और सुखदायक था, बिल्कुल एक बहते हुए नाले की तरह। अपनी चौंकाने वाली शुद्धता के अलावा ये सामान्य ध्यान के समान ही था। लेकिन एक सामान्य ध्यान सत्र के विपरीत मन के मन भंवर में बहने के बाद यह मन भंवर के सामान्य मार्गों का अनुसरण नहीं करता था। इसके बजाय ये चुपचाप मन व्हर्लपूल के केंद्र में इकट्ठा हो गया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आरव मेहरा ने इसे तेज किया, परिसंचारी मन में एक बदलाव दिखाई दिया जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। अंततः यह मन व्हर्लपूल के केंद्र की ओर गरजती गर्जन करती लहरों के साथ एक उफनती नदी में बदल गया। मूल रूप से जब आरव मेहरा एक जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ा तो उसने अपने शक्तिशाली मन नियंत्रण का उपयोग करके इस लगभग त्रुटिहीन मन व्हर्लपूल का निर्माण किया। अन्यथा वह वाइपर नेस्ट के उस 9वें रैंक के जादूगर को इतनी आसानी से हराने में कामयाब नहीं होता, न ही वह बोन प्लेन में ग्रेट मैज लेवल एलिमेंटल अवतार का जबरन उपयोग कर पाता। लेकिन अब ये लगभग त्रुटिहीन मन व्हर्लपूल धीरे धीरे मन के अंतहीन प्रवाह से विकृत हो रहा था। अगर ऐसा किसी अन्य जादूगर के साथ हुआ तो वे मौत से डर जाएंगे। ये सर्वविदित था कि मैना व्हर्लपूल को स्थिर होना चाहिए, भले ही ग्रेट मैज की उन्नति के दौरान इसे चकनाचूर कर दिया जाए। मैज के लिए मैना व्हर्लपूल सबसे महत्वपूर्ण था। केवल तभी जब उनका मैना व्हर्लपूल पर्याप्त रूप से स्थिर होता था, वे ध्यान के माध्यम से मैना इकट्ठा करने और मंत्रों को डालने के लिए मैना को स्थानांतरित करने में सक्षम होते थे। नोसेंट में लगभग हर जादूगर का अपने शिष्यों को पहला सबक अपने मैना व्हर्लपूल को संजोना होता था, क्योंकि अगर उनके मैना व्हर्लपूल में कोई समस्या होती तो जादू का रास्ता बंद हो जाता। अध्याय 47। ठीक वैसे ही जैसे सोलोमन, जादूगर गिल्ड का वर्तमान नेता जो 20 साल पहले एक उच्च जादूगर बन गया था। चूंकि उसका मन व्हर्लपूल एक सक्रिय ज्वालामुखी में लड़ाई में घायल हो गया था, इसलिए इस दुर्लभ प्रतिभाशाली उच्च जादूगर ने 20 साल से अधिक समय तक कोई प्रगति नहीं की थी। सोलोमन के इस तरह से अवरुद्ध होने के कारण एक साधारण जादूगर के लिए मामले के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी जादूगर जिसने आरव मेहरा की स्थिति देखी होगी, उसे लगेगा कि वह मौत को आमंत्रित कर रहा है। लेकिन आरव मेहरा के लिए ऐसा नहीं था। वह अपने मन को लगातार बढ़ाता रहा, अपने मन व्हर्लपूल का लगातार विस्तार करता रहा। उसके पास जो ज्ञान था, जो क्षमताएं थीं, वे पहले से ही उस युग में ज्ञात चीजों से कहीं आगे निकल गई थीं। इस युग के जादू के प्रशिक्षुओं ने मन व्हर्लपूल के खिलाफ युद्ध करने के लिए मन का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस युग के जादूगरों को सावधान और सुरक्षित रहना था, यह नहीं जानते हुए कि क्या समस्या पैदा कर सकता है। मन के उफान के तहत आरव मेहरा के शरीर के भीतर मन भंवर एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह तेजी से फैल गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंत में एक धमाके के साथ फट गया। मन भंवर से प्रतिबंध खोने के बाद अंदर बह रहा मन नियंत्रण से बाहर होने लगा। यह उन्मत्त और अस्त व्यस्त था, आरव मेहरा के शरीर के अंदर धक्के मार रहा था। ये पहले की तरह शांत और कोमल नहीं था। अगर किसी और ने अपने मन भंवर के दहने और अपने मन के उन्मत्त होने का अनुभव किया तो वे शायद अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मर जाएंगे। लेकिन यह आरव मेहरा के लिए सिर्फ शुरुआत थी। उसके शरीर के भीतर उन्मत्त और अस्त व्यस्त मन ने ऐसा महसूस किया जैसे एक ही समय में 10 मंत्र डाले जा रहे हों। अगर किसी ने खुद इसका अनुभव नहीं किया होता तो दर्द को समझा नहीं जा सकता था। आरव मेहरा के माथे से धीरे धीरे पसीना टपकने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर भावों में जरा भी बदलाव नहीं आया। आरव मेहरा इस समय एक सटीक मशीन की तरह था। वह बस स्थिर रहा और अपने शक्तिशाली नियंत्रण का अधिकतम उपयोग करके मन के प्रत्येक धागे को अपने नियंत्रण में लाया। जब मन भंवर के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करता तो वह घूमता हुआ तूफान और बड़ी लहरों की तरह उन्मत्त और अराजक हो जाता, उसके शरीर के हर हिस्से को नष्ट कर देता। उस समय मन पर नियंत्रण करना केवल इच्छाधारी सोच होगी, लेकिन आरव मेहरा ऐसा करने में कामयाब रहा। जादू युग के अंत में अपने जीवन के माध्यम से संयमित अपने बेहतरीन मन नियंत्रण पर भरोसा करके आरव मेहरा मन को शांत करने और अपने तैयार पथ के अनुसार इसे प्रवाहित करने में कामयाब रहा। उसने अपने शरीर के अंदर एक अखंड मन पथ बनाने के लिए पूरी तरह से अपने नियंत्रण पर भरोसा किया। स्वाभाविक रूप से वह मन पथ अभी भी स्थिर नहीं था, क्योंकि मन भंवर पहले ही ढह चुका था। आरव मेहरा के अविश्वसनीय नियंत्रण के बावजूद वह केवल समय और धैर्य का उपयोग करके इसे धीरे धीरे कम कर सकता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार। जैसे जैसे आरव मेहरा को इसे सहना मुश्किल होता गया, वैसे वैसे उसका पागल मन धीरे धीरे शांत होता गया। ओह! अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हुए आरव मेहरा ने राहत की सांस ली। सबसे कठिन हिस्सा आखिरकार निपट गया, इसलिए अगला काम मैजिक कंडक्टिंग रून को उकेरना था। इस चरण को पूरा करने के बाद आरव मेहरा आधिकारिक तौर पर महान जादूगरों की श्रेणी में प्रवेश कर सकते थे। इसके अलावा आरव मेहरा के भीतर का मन अभी भी शुद्ध और अव्यवस्थित अवस्था में था। जब तक आरव मेहरा चाहते, वह कोई भी मैजिक कंडक्टिंग रून उकेर सकते थे। महान जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। हजारों जादूगरों में से शायद ही किसी को ऐसा अवसर मिला हो। मैजिक कंडक्टिंग रून को भी महान जादूगरों की तरह रैंक के आधार पर विभाजित किया गया था। विभिन्न मैजिक कंडक्टिंग रून के बीच का अंतर काफी बड़ा हो सकता है, शायद 10 गुना या उससे भी ज्यादा। यह अंतर न केवल मंत्रों की शक्ति और मन का संचालन करने की क्षमता के माध्यम से महसूस किया जा सकता है, बल्कि उच्च जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ने पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।
एक बेहतरीन मैजिक कंडक्टिंग रून के साथ एक महान जादूगर के लिए आगे बढ़ना 100 गुना आसान होगा। यही कारण था कि आरव मेहरा इतने बड़े जोखिम उठा रहे थे। अन्यथा आरव मेहरा के मन के बड़े संचय के साथ वह पहले ही महान जादूगर बन चुके होते और उन्हें अपने मन वलपूल के साथ इतना कठोर होने की जरूरत नहीं होती जिससे प्रतिक्रिया का जोखिम होता। आरव मेहरा जो चाहते थे वह मन को उसकी मूल अवस्था में वापस लाना था। एक बार जब यह अपनी अराजक मूल अवस्था में वापस आ जाता तो यह एक सफेद कागज के टुकड़े, एक खाली स्लेट की तरह होता। आरव मेहरा इस पर स्वतंत्र रूप से लिख सकते थे और कोई भी जादुई रून बना सकते थे। सफलता का सबसे कठिन हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका था, अब बस एक रून बनाना बाकी था और आरव मेहरा एक महान जादूगर बन जाएगा। लेकिन वह किस तरह का मैजिक कंडक्टिंग रून बनाएगा? आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि वह पहले जिन मैजिक कंडक्टिंग रूनों पर विचार कर रहा था उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उन्हें पूरा नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि वे बहुत बेकार थे। हाँ, बेकार। आरव मेहरा ने खुद नहीं सोचा था कि जब मन अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा तो वह इतना शुद्ध और इतना परिपूर्ण होगा कि मैजिक कंडक्टिंग रून जिसके बारे में उसने पहले सोचा था घटिया हो जाएगा। दरअसल जैसे ही उसने मन बपतिस्मा लिया, आरव मेहरा ने कुछ मैजिक कंडक्टिंग रून्स डिजाइन किए थे, जैसे कि कास्टिंग पावर को मजबूत करने के लिए एक्सट्रीम फोर्ज, कास्टिंग स्पीड को बेहतर बनाने के लिए टाइम हैंड और बेहतर मन रिकवरी के लिए एंडलेस स्प्रिंग। ये मैजिक कंडक्टिंग रून्स मैजिक एरा के चरम पर भी सबसे परफेक्ट थे, इस एरा में तो बिल्कुल भी नहीं। आरव मेहरा ने भी इन कुछ मैजिक कंडक्टिंग रून्स को चुनने के बाद संतुष्टि महसूस की थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सबसे शक्तिशाली मैजिक कंडक्टिंग रून्स थे जिन्हें वह वर्तमान समय में लिख सकते थे। लेकिन अब आरव मेहरा उनसे असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। अपनी मूल अराजकता अवस्था में मन बहुत शुद्ध और परिपूर्ण था और अगर उसने वास्तव में इन मैजिक कंडक्टिंग रून्स को तराशा होता तो आरव मेहरा अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाने की कोशिश न करने के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। शायद मुझे दूसरों के साथ प्रयोग करना चाहिए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आरव मेहरा एक निर्णय पर पहुंचे। 1 घंटे बाद आरव मेहरा सेज टॉवर में दिखाई दिया। आज आरव मेहरा को प्राप्त करने वाला आश्चर्यजनक रूप से सोलोन नहीं बल्कि सोलोमन था। जब उसने सोलोमन को देखा तो आरव मेहरा चौंक गया। ये सेज टॉवर का नेता था, हजारों साल शहर का सबसे शक्तिशाली जादूगर। किसी को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के लिए उन्हें कैडिगर के स्तर पर होना चाहिए था। हालांकि आरव मेहरा की कुछ प्रतिष्ठा थी, लेकिन दोनों की तुलना करने पर वह अभी भी काफी दूर था। क्या सोलोमन ने हाल ही में उसके बारे में और अधिक पता लगाया था? ये पहली बार नहीं था जब आरव मेहरा सेज टॉवर में आया था। वह यहाँ कुछ बार आ चुका था और उसने सोलोन से भी बातचीत की थी, जिसने उसे जादूगर गिल्ड के नेता के स्वभाव के बारे में बताया था। वह किसी भी अन्य जादूगर की तरह था, जादू में डूबा हुआ, ज्यादातर सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता था और कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता था। लेकिन आरव मेहरा जानता था कि यह सन की दिखने वाला उच्च जादूगर उसके शब्दों को संजोता था। अगर उसे बोलने की जरूरत न हो तो वह बोलता ही नहीं। नीलामी घर के बक्से में जो कुछ हुआ वह इसे साबित करने के लिए काफी था, यहाँ तक कि मोंची के इर्द गिर्द उसकी हरकतें भी। आमतौर पर जब आरव मेहरा सेज टॉवर में जाता था तो उसे हमेशा सोलोन द्वारा स्वागत किया जाता था। सबसे पहले उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे और उसे 1000 साल सिटी में आरव मेहरा के कुछ दोस्तों में से एक माना जा सकता था। दूसरे, सोलोन सोलोमन का शिष्य था। आरव मेहरा का स्वागत करना सोलोमन के दोस्ताना रवैये को दर्शाता है। लेकिन सोलोमन खुद इन यात्राओं के दौरान कभी व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं हुआ था। सोलोमन की उपस्थिति का एक अलग ही अर्थ था। ये हाई मैज सेज टॉवर पूरे मैज गिल्ड का प्रतिनिधित्व करता था। उसके लिए आरव मेहरा का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना 1000 साल सिटी के लिए एक बड़ा झटका था। ये सिल्वर मून मर्सिनरीज की घोषणा के सदमे के बराबर था, जिसने फ्रॉस्ट वुल्फ मर्सिनरीज के एंड्रू को तुरंत भयभीत कर दिया था। अगर सोलोमन को भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया जाता तो कौन नहीं भयभीत होता। तो आज उनके प्रकट होने के पीछे क्या अर्थ था? आरव मेहरा को नहीं पता था कि उन्हें पहले बोलना चाहिए या नहीं, इसलिए उन्होंने सोलोमन के साथ केवल विनम्रतापूर्वक पारंपरिक अभिवादन का आदान प्रदान किया। मैज मेहरा, ये ब्लैक हॉर्न नीलामी से हेल डिस्ट्रॉयर स्क्रॉल है। हमारे समझौते के अनुसार सेज टॉवर ने पहले ही इस पर शोध पूरा कर लिया है। अब यह आपका है। सोलोमन ने बोलते हुए आरव मेहरा को एक स्क्रॉल दिया। बस कुछ ही दिन हुए हैं। हाँ, जैसा कि आपने कहा मैज मेहरा, मुझे ऐश टॉवर से आपसे ज्यादा नफरत है। जहां तक स्क्रॉल की बात है, मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है और इसकी सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त मंत्र पर शोध करने में बहुत ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा, हाई मैज सोलोमन। चूंकि सोलोमन ने ऐसा कहा था, इसलिए आरव मेहरा ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। किसी भी मामले में वह महान जादूगर के रूप में अपनी उन्नति के साथ एक बार फिर बोन प्लेन में प्रवेश करने का इरादा रखता था। हाथ में आध्यात्मिक वृद्धि के साथ उसके बचने की संभावना बहुत बेहतर होगी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम आज लाइब्रेरी के लिए सेज टॉवर आए थे, है ना? वास्तव में तो मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। ये सुनकर आरव मेहरा थोड़ा चौंक गया। सोलोमन खुद एक स्क्रॉल लौटाने के लिए रिसेप्शन रूम में आया था। क्या ये बहुत बेतुका नहीं था?
आरव मेहरा ने शुरू में सोचा था कि सोलोमन ने कुछ विशेष मामलों पर चर्चा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया था, लेकिन ये काफी अजीब होगा अगर वह केवल स्क्रॉल लौटाने के लिए था। लेकिन चूंकि उसने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए आरव मेहरा केवल सवालों से भरा हुआ ही जा सकता था और फिर धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। रास्ते में आरव मेहरा का दिमाग सोलोमन की हरकतों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश में पूरी तरह से केंद्रित था। जब आरव मेहरा लाइब्रेरी में पहुंचे और किताबों की अलमारियों की एक पंक्ति के सामने खड़े हुए, तब भी उनका दिमाग इस मामले पर ही उलझा हुआ था जब तक कि उनके पीछे से सोलोन की आवाज नहीं आई। मेहरा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? सोलोन, तुम भी आए हो। मैं मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम पर एक किताब ढूंढ रहा हूँ, साथ ही मैक्स फॉर्मूला पर एक विस्तृत किताब भी। मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन। सोलोन चौंक गया क्योंकि वह बहुत देर तक आरव मेहरा को देखता रहा। उसके चेहरे पर अचानक आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। तुम अब एक महान जादूगर हो। अध्याय 48। हाँ, मैं अभी आगे बढ़ा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सोलन सदमे से उबरने से पहले बहुत देर तक अचंभित होकर खड़ा रहा। कुछ समय के लिए उसका मूड काफी जटिल हो गया था। इसके बारे में सोचते हुए जब मेहरा नामक ये युवा जादूगर सेज टॉवर में आया तो उसने अभी अभी अपना मन वलपुल बनाया था। उस समय उसे मुश्किल से प्रथम श्रेणी का जादूगर कहा जा सकता था, लेकिन अभी कुछ महीने भी नहीं हुए थे और वह पहले से ही एक मैजिक कंडक्टिंग रून को उकेरने के लिए तैयार था, महान जादूगरों की श्रेणी में कदम रखने के लिए तैयार था। जब मैंने महान जादूगर बनने के लिए काम किया तो मैंने 10 साल बिताए। ये बुरा नहीं था, लेकिन उसकी तुलना में सोलोन शाप देना चाहता था। जब वह वहां खड़ा था तो सोलोन बहुत पूछना चाहता था कि क्या वह एक इंसान था या कुछ और। जादूगर सोलोन, जादूगर सोलोन। सोलोन को इतने लंबे समय तक चुप रहकर बस घूरते हुए देखकर आरव मेहरा 2 बार उसका नाम पुकारे बिना नहीं रह सका। कुछ नहीं, कुछ नहीं। होश में आने के बाद सोलोन ने दुख और आक्रोश को छिपाया, और इस तथ्य को छिपाने के लिए कि वह खुद को भूल गया था, उसने तुरंत उन 2 पुस्तकों की तलाश की जिनके बारे में आरव मेहरा ने पूछा था। वह सोलोमन का शिष्य था। अगर कोई दूसरा जादूगर ऐसी स्थिति देखता तो उसके दिल पर छाया पड़ सकती थी, जो जादू के रास्ते पर उनके भविष्य को प्रभावित कर सकती थी। कुछ ही महीनों में प्रथम श्रेणी के जादूगर से महान जादूगर बनना, यह ऐसा काम नहीं था जो कोई इंसान कर सकता था। आरव मेहरा जिन 2 पुस्तकों की तलाश कर रहे थे वे बहुत दुर्लभ नहीं थीं, और कुछ समय बाद सोलन ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें सौंप दिया, उन्हें याद दिलाते हुए, मैंने शिक्षक को ये कहते सुना कि इस मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम ने हाल ही में काफी विवाद खड़ा किया है। हाँ, मुझे पता है। आरव मेहरा ने सिर हिलाया और अधिक विस्तार में नहीं गया। मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम एक बहुत ही विवादास्पद पुस्तक थी। आरव मेहरा पहले से ही जानते थे कि वास्तव में लगभग 10,000 साल बाद इस पुस्तक का उल्लेख शीर्ष पर बैठे जादूगरों द्वारा किया जाएगा, और क्या नहीं करना चाहिए इस पर एक पाठ्यपुस्तक के रूप में, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां थीं। लेकिन इस युग में मैजिक कंडक्टिंग रून्स का शोध अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था, इसलिए विवाद केवल शीर्ष पर बैठे जादूगरों द्वारा ही महसूस किया जा सकता था। इसके अलावा वे भी इसे केवल महसूस कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वास्तव में क्या गलत था। इस युग में केवल एक ही व्यक्ति मुद्दा उठा सकता था, वह था आरव मेहरा। आरव मेहरा ने अपनी आंखें बंद की और अनुमान लगाया कि इस पुस्तक में कितनी त्रुटियां होंगी। आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से पता था कि ऐसी त्रुटियां क्यों होंगी और उन्हें कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि वह खस्ताहाल पुस्तकालय में था। लेकिन आरव मेहरा आज अंतर खोजने का खेल खेलने नहीं आया था। गलतियों का पता लगाने का मामला भविष्य के जादूगरों के लिए छोड़ दिया जाएगा। आरव मेहरा आज एक विशिष्ट मैजिक कंडक्टिंग रून को खोजने आया था, जिसका उल्लेख इस पुस्तक में उन शक्तिशाली जादूगरों द्वारा बार बार किया गया था। उस मैजिक कंडक्टिंग रून का नाम मैजिक एरे था। बेशक यह एक ऐसा नाम था जो केवल 10,000 साल बाद इस मैजिक कंडक्टिंग रून को ही दिया जाएगा। इस युग में लोग उस मैजिक कंडक्टिंग रून को त्यागे गए रून या बेकार रून के रूप में जानते थे। इसे पहली बार मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम में कहा गया था, जहां मैजिक एरे का उपयोग विभिन्न नकारात्मक चीजों को दिखाने के लिए एक शिक्षण उदाहरण के रूप में किया गया था। लेखक ने मैजिक एरे की ओर इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि मैजिक एरे को सही तरीके से बनाना कितना महत्वपूर्ण है। अगर इसे सावधानी से नहीं बनाया गया तो ये बाद में त्यागा हुआ रून बन जाएगा। यह आरव मेहरा के लिए सही मैजिक एरे बनाने का एकमात्र तरीका भी था। सिर्फ मैजिक एरे बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन एक पूरा मैजिक एरे बनाना एक अलग कहानी थी। अब तो छोड़िए, मैजिक सभ्यता के चरम पर भी 5 से ज्यादा जादूगर नहीं थे जिनके पास पूरा मैजिक एरे था। इसके अलावा इन 5 जादूगरों ने मैजिक एरे को अपनी विरासत के रूप में कभी नहीं दिया। इसके कारण नोसेंट के लोग मैजिक एरे का निर्माण करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि मैजिक एरा के अंत में ये 5 जादूगर बाकी सभी की तरह गिर गए। दूसरे शब्दों में, क्षयग्रस्त पुस्तकालय में जादुई व्यूह के अभिलेख केवल कुछ विवरणों तक ही सीमित थे तथा किसी को इसे बनाने की कोई वास्तविक विधि नहीं बताई गई थी। आरव मेहरा ने बहुत देर तक सोचा, फिर उसे एक किताब याद आई जिसमें बताया गया था कि मैजिक एरे को कभी डिस्कार्डेड रून कहा जाता था, और पहली बार डिस्कार्डेड रून नाम का इस्तेमाल मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम नामक एक जादू की किताब में किया गया था।
लेखक जाहिर तौर पर तीसरे राजवंश का एक उच्च जादूगर था जो प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन 10,000 साल बाद इस किताब की बदौलत उसे इतिहास में दर्ज किया गया। स्वाभाविक रूप से जिस तरह से वह इतिहास के पन्नों में आया वह थोड़ा अजीब था। आरव मेहरा ने सोलन को धन्यवाद देने के बाद दोनों किताबें लीं और एक एक करके पन्नों को पलटने से पहले एक सीट पर बैठ गए। आरव मेहरा ने बहुत तेजी से पढ़ा था और उसे मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम पढ़ने में केवल आधा घंटा लगा, और निश्चित रूप से ये गलतियों से भरा था। आरव मेहरा ने इसे एक बार पढ़ा और कम से कम 20 बड़ी गलतियां पाईं जो एक जादू की किताब के लिए अकल्पनीय थीं। आखिरकार जादू एक सख्त कला थी और कोई भी गलती पूरी तरह से अलग परिणाम की ओर ले जाती थी। 20 गलतियों का अनदेखा रह जाना। आरव मेहरा ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी देखा था उसमें से केवल मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम ऐसा था। सौभाग्य से आरव मेहरा को उन गलतियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन्हें नोटिस करने के तुरंत बाद अनदेखा कर दिया। आरव मेहरा केवल एक ही चीज की तलाश में था, वह था मैजिक एरे बनाने का तरीका। मजेदार बात यह है कि पुस्तक की एकमात्र मूल्यवान जानकारी वह थी जिसका लेखक ने पूरी किताब में मजाक उड़ाया और पाठकों को ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया। उनके कुछ शब्द बहुत ही असभ्य थे, जिसमें कहा गया था कि इस त्यागे गए रून को बनाने वाले महान जादूगरों की अपने जीवन काल में बहुत सीमित उपलब्धियां होंगी। दुर्भाग्य से इस लेखक को यह नहीं पता था कि 10,000 साल बाद मैजिक कंडक्टिंग रून्स पर शोध धीरे धीरे परिपक्व होगा, और एक पूर्ण प्रणाली स्थापित होने के बाद जिस त्यागे गए रून के बारे में उन्होंने बात की थी वह चमकने लगेगा और इसे सबसे शक्तिशाली रूनों में से एक के रूप में संदर्भित किया जाएगा, यहाँ तक कि महान जादूगरों को उच्च जादूगरों के खिलाफ लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगा। लेकिन अब मैजिक एरे को वास्तव में त्यागा हुआ रून कहा जाता था, क्योंकि इस युग में मैजिक रून्स का शोध बहुत खराब था। ये पर्याप्त रूप से विकसित होने से बहुत दूर था और कई उच्च जादूगर और आर्कमेज अपने शिष्यों को मैजिक कंडक्टिंग रून्स समझाने के लिए अपने अनुभवों पर भरोसा करते थे। उन्होंने जिन मैजिक कंडक्टिंग रून्स के बारे में बात की वे सभी अपने आप में मौजूद थे और हालांकि उनके बीच कुछ संबंध थे, लेकिन वे एक पूर्ण प्रणाली बनाने में असमर्थ थे। इस स्थिति में मैजिक एरे वास्तव में त्यागे गए रून होने से अलग नहीं था। मैजिक एरे की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किसी को कम से कम 6 मैजिक कंडक्टिंग रून्स की आवश्यकता होती है। इन 6 मैजिक कंडक्टिंग रून्स के मूल में मैजिक एरे के साथ एक महान जादूगर एक उच्च जादूगर के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होगा। बाहरी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी का मन ही एक रैंक की सीमाओं को पार करने और सीधे एक उच्च जादूगर के खिलाफ मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि यह ऐसा था, मैजिक एरे को सबसे शक्तिशाली मैजिक कंडक्टिंग रून्स में से एक के रूप में जाना जाता था, और आरव मेहरा अभी जो बनाना चाहते थे वह बिल्कुल यही मैजिक एरे सिस्टम था। आरव मेहरा ने अपनी खुद की मैजिक बुक निकाली और पूरी मैजिक एरे की हर लाइन को लाइन दर लाइन कॉपी किया। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो आरव मेहरा ने अपनी कलम नीचे रखी और बंद कर दिया मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम, क्योंकि वह उसमें मौजूद ज्ञान को पचा रहे थे। आधे घंटे बाद आरव मेहरा ने दूसरी किताब खोली। दूसरी किताब का नाम था एक्सप्लेनेशंस ऑफ द मैक्स फॉर्मूला। ये किताब तीसरे राजवंश के अंत से आई थी। हालांकि नाम से ऐसा लगता है कि यह फ्लेम टायरेंट के नाम से जाने जाने वाले आर्कमेज द्वारा लिखी गई है, लेकिन वास्तव में ये पुस्तक उनके एक शिष्य द्वारा लिखी गई थी। एक शिष्य के दृष्टिकोण से उन्होंने मैक्स की संपूर्ण जादू प्रणाली का विश्लेषण किया और बड़ी मात्रा में युद्ध विश्लेषण किया। ये कहा जा सकता है कि इस आर्कमेज के अग्नि जादू का विश्लेषण अत्यंत गहन था। ये पुस्तक उस युग में काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि कई महान जादूगर और उच्च जादूगर फ्लेम टायरेंट की जादू प्रणाली से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम होने की उम्मीद करते थे। यह आरव मेहरा के लिए भी मामला था। आरव मेहरा के लिए मैक्स फॉर्मूला की व्याख्या इस युग की दुर्लभ अच्छी पुस्तकों में से एक कहा जा सकता है। उस विशाल क्षयकारी पुस्तकालय में आरव मेहरा ने इस पुस्तक का उल्लेख करने वाली कई किताबें देखी थीं, लेकिन उन्हें इसे व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका तब तक नहीं मिला जब तक कि उन्हें सेज टॉवर के पुस्तकालय के प्रबंधन से इसके बारे में पता नहीं चला। स्वाभाविक रूप से आरव मेहरा को अग्नि जादू पर नियंत्रण की जानकारी नहीं चाहिए थी। क्षय हो रही लाइब्रेरी में ऐसे कई अवसर थे। मैक्स फ्लेम टायरेंट का नाम था, जो केवल एक आर्कमेज था। क्षय हो रही लाइब्रेरी में स्वर्ग के जादूगरों या उससे भी ऊपर के जादूगरों द्वारा कई किताबें छोड़ी गई थीं। आरव मेहरा वास्तव में लड़ाई के विवरणों में से एक था। अगर आरव मेहरा गलत नहीं थे तो फ्लेम टायरेंट मैक्स का जन्म घोस्ट सिटी के पास हुआ था, जिसे मरे हुओं के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। वह जगह बोन प्लेन से भी ज्यादा डरावनी थी। हालांकि बोन प्लेन के मरे हुए लोग चारों ओर उत्पात मचा सकते थे, लेकिन सबसे मजबूत सिर्फ बोन ड्रैगन था। लेकिन घोस्ट सिटी बोन प्लेन से कमतर नहीं थी। सेंचुरी अनडेड टाइड एक बड़ी आपदा थी जिसका सामना नोसेंट के सभी लोगों ने किया। मैक्स ऐसी जगह पर पैदा हुआ था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वह अपना जीवन मरे हुओं से लड़ते हुए बिताएगा। इस वजह से वह अग्नि जादू में उच्च उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम था। पवित्र जादू के अलावा मरे हुओं को सबसे ज्यादा आग से डर लगता था। आरव मेहरा मरे हुओं के खिलाफ मैक्स की लड़ाई के विवरण पढ़ना चाहते थे, और यह और भी बेहतर होता अगर वह छोटी उम्र में बोन डेविल से लड़ता। अध्याय 49। इस प्रकार आरव मेहरा ने बहुत ध्यान से पढ़ा मैक्स फॉर्मूला की व्याख्याएं। वह पृष्ठों को बहुत धीमी गति से पलट रहा था जब वह ब्राउज कर रहा था मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम।
चूंकि आरव मेहरा जल्द ही बोन प्लेन में प्रवेश करने वाला था, इसलिए मैक्स द्वारा मरे हुओं के खिलाफ लड़ी गई हर लड़ाई उसके ध्यान के योग्य थी, भले ही वे बोन डेविल्स न हों। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आरव मेहरा द्वारा बोन डेविल्स को खत्म करने और नेदर आयरन वेन पर कब्जा करने के बाद वह अन्य प्रकार के मरे हुओं से नहीं मिलेगा। जब आरव मेहरा ईमानदारी से मैक्स फॉर्मूला की व्याख्याएं ब्राउज कर रहा था तो सोलोन ने अचानक लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार की ओर देखा, क्योंकि एक छाया उसके सामने से गुजरी। कुछ समय बाद किसी ने प्रवेश द्वार से उसे इशारा किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सोलोन अचानक हिल गया, क्योंकि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से सोलोमन था। एक सम्मानित उच्च जादूगर चोर की तरह क्यों व्यवहार करेगा? सोलन पुस्तकालय से बाहर आया, सवालों से भरा हुआ। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसे सोलोमन ने एक तरफ खींच लिया, जिसने पूछा, क्या वह व्यक्ति मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम पढ़ रहा है? हाँ, क्या गड़बड़ है? सोलोन को थोड़ा अजीब लगा। मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को उच्च जादूगर से इतना ध्यान नहीं मिलना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस पर ध्यान मत दो, तुम पहले चले जाओ। ये देखकर कि सोलोन कोई सवाल पूछना चाहता था, सोलोमन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और अपने एकमात्र शिष्य को भगा दिया। वह अपने शिष्य को कैसे बता सकता था कि वह पुस्तकालय में केवल युवा जादूगर की मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम पर राय जानने आया था? अगर वह ऐसा करता तो वह शिक्षक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाता। ये बहुत हास्यास्पद लग रहा था। एक सम्मानित उच्च जादूगर एक चोर की तरह चुपके से पुस्तकालय में आ रहा था ताकि यह पता लगाने की कोशिश कर सके कि एक युवा जादूगर किसी विशेष पुस्तक के बारे में क्या सोचता है। अगर यह बात फैल गई तो कौन इस पर विश्वास करेगा? लेकिन समस्या ये थी कि यह वास्तव में मामला था। हाल ही में राज्य के जादूगर उन 4 सूचनाओं पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे जो उन्होंने प्रस्तुत की थीं। वह जानकारी संभवतः फेनरुसेन फॉर्मूला की गलतियों को साबित कर सकती है। ये सिर्फ इतना था कि ये जादूगर अभी भी केवल इतना जानते थे कि यह जानकारी स्टार सेज जोई, सोलोमन के शिष्य थाउजेंड सल्स सिटी के जादूगर गिल्ड से आई थी। लेकिन सोलोमन जानता था कि यह सब राजीव मेहरा नामक एक युवा जादूगर से आया था जो लगभग 20 साल का था। वह एक असफल जादू प्रशिक्षु था जो कुछ महीने पहले अपना मन वर्लपूल बनाने में असमर्थ था। लेकिन सोलोमन ने कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए नहीं था कि सोलोमन फेनरुसेन फॉर्मूला की गलतियों को साबित करने का श्रेय लेना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि सोलोमन जानता था कि अगर वह सच भी समझा दे तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। तथ्य बहुत अजीब और हास्यास्पद थे। अगर 10 लोग इसे सुनेंगे तो वे सभी इसे मजाक समझेंगे। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, खुद सोलोमन ने भी इसे अनुभव किया था, लेकिन वह इस पर यकीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस कारण से उसने ब्लैक हॉर्न नीलामी के दौरान युवा जादूगर के ज्ञान की गहराई की जांच की। सेज टॉवर के बॉक्स में दोनों ने लंबी चर्चा की। उस समय सोलोमन के चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही सदमे में था। सोलोमन को एहसास हो गया था कि यह युवा जादूगर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में उसके साथ जादू पर गहराई से चर्चा कर सकता है। हालांकि सोलोमन ने इस विषय को उठाने की पहल की, किसी भी तरह से उसकी जांच करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष को पता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था और वह इसे ज्यादा न करने के लिए सावधान रहेगा। लेकिन वह किसी भी विषय के मूल तक सिर्फ कुछ वाक्यों में ही पहुंच जाता था। वास्तव में यह उस तरह की भावना थी, चाहे विषय कितना भी जटिल या चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, ऐसा लगता था कि उस युवा जादूगर को इसे और अधिक संक्षिप्त बनाने के लिए बस कुछ शब्दों की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि इसने सोलोमन को भी यह गलतफहमी महसूस कराई कि उसके द्वारा चुने गए विषय इतने सरल थे। लेकिन एक बार जब सोलोमन वापस लौटा और इस बारे में ध्यान से सोचा तो वह चौंक गया। ये ऐसे विषय नहीं थे जिन्हें आसानी से समझा और हल किया जा सके। यहाँ तक कि उसे खुद एक सम्मानित उच्च जादूगर के रूप में इन सभी को हल करने के लिए कुछ साल या शायद 1 दर्जन साल भी लग जाते, फिर भी वह युवा जादूगर मुख्य बिंदुओं को समझने में सक्षम था। सोलोमन को बहुत अच्छी तरह याद था कि जब उसने कुछ सवाल पूछे तो वह युवा जादूगर थोड़ा विचलित लग रहा था, लेकिन जब उसने बात करना शुरू किया तो उसने मामले के मूल को छुआ। यह एक तरह की भयावह प्रवृत्ति, एक अवचेतन क्रिया की तरह लगा। उस खोज ने सोलोमन को एक सिहरन महसूस कराए। उस क्षण से सोलोमन को सच में विश्वास हो गया कि फेनरुसेन फॉर्मूला का उत्तर इस युवा जादूगर से आया था, और यह सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था जो उसने अनसुना कर दिया था। अभी ये वही लाइब्रेरी और वही युवा जादूगर था, साथ ही एक विवादास्पद सहस्राब्दी पुरानी किताब भी थी। सोलोमन वास्तव में जानना चाहता था कि वह युवा जादूगर मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम के बारे में क्या सोचता है। दुर्भाग्य से सोलोमन निराश था। मैजिक एरे बनाने की विधि की एक प्रति बनाने के बाद आरव मेहरा ने मैजिक कंडक्टिंग रून क्रिएशन पैराडाइम को नीचे रख दिया और इसके बजाय एक्सप्लेनेशंस ऑफ द मैक्स फॉर्मूला को ब्राउज करना शुरू कर दिया। इससे सोलोमन के लिए यह बहुत अजीब हो गया, जो इस पूरे समय दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? सोलोमन ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन आरव मेहरा ने पहली किताब पर वापस लौटने के लिए दूसरी किताब को नीचे नहीं रखा। हाइमेज खुद को अंदर से कोसने से नहीं रोक सका और तर्कीन रूप से आरव मेहरा को जानबूझकर उसके खिलाफ जाने के लिए दोषी ठहराया। सोलोमन मैक्स फॉर्मूला की व्याख्याओं की विषय वस्तु के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसने फ्लेम टायरेंट के फायर मैजिक पर अंतर्दृष्टि दी।
लेकिन इसमें बहुत अधिक विशेष विषय वस्तु नहीं थी, क्योंकि इसमें ज्यादातर उसकी लड़ाइयों के कुछ व्यवहारिक विवरण शामिल थे। सोलोमन ने एक बार इसे बहुत मनोरंजक बताया था। आमतौर पर इस तरह की एक बहुत ही मनोरंजक जादू की किताब को इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वास्तव में बहुत कम ज्ञान है। लेकिन इस बार आरव मेहरा के साथ अन्याय हो रहा था। आरव मेहरा के इतने कर्तव्यनिष्ठ होने का कारण फ्लेम टाइरेंट की फायर मैजिक नियंत्रण पर अंतर्दृष्टि नहीं थी, क्योंकि आरव मेहरा ने 10 साल पहले ही फायर मैजिक नियंत्रण पर काफी गहन शोध किया था। भले ही यह फ्लेम टाइरेंट अभी भी जीवित होता, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान में वह आरव मेहरा से बिल्कुल कमतर होता। आरव मेहरा जिस चीज पर शोध कर रहे थे वह वास्तविक लड़ाइयों का वर्णन था। सटीक रूप से कहें तो फ्लेम टाइरेंट और मरे हुए लोगों के बीच की लड़ाइयां। आखिरकार जिसने ये किताब लिखी थी वह फ्लेम टाइरेंट का शिष्य था। फ्लेम टाइरेंट ने जो लड़ाइयां अनुभव की थीं, वे लेखक ने भी अनुभव की थीं। इस तरह का व्यक्तिगत अनुभव आरव मेहरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, खासकर बोन डेविल के खिलाफ लड़ाई। मैक्स फॉर्मूला की व्याख्या बोन डेविल्स के खिलाफ कुल 2 लड़ाइयां दर्ज की गईं। पहली में फ्लेम टाइरेंट पहले ही हाई मैच के रूप में आगे बढ़ चुका था और उसने 1 दर्जन बोन डेविल्स को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दूसरी तब थी जब फ्लेम टाइरेंट केवल 5वीं रैंक का महान जादूगर था और घोस्ट सिटी के बाहर घूमते हुए बोन डेविल से मिला। उस समय यह एक भयंकर लड़ाई थी। आमतौर पर एक बोन डेविल की लड़ने की ताकत 15वें से 19वें स्तर के बीच होती थी, जो 5वें से 9वें रैंक के महान जादूगर के बराबर थी। उस समय पुस्तक के लेखक ने अभी अभी फ्लेम टाइरेंट का अनुसरण करना शुरू किया था और व्यक्तिगत रूप से उस युद्ध का अनुभव किया था। उनकी यादों के अनुसार उस समय फ्लेम टाइरेंट से मिलने वाला बोन डेविल पहले से ही एक उच्च जादूगर के स्तर पर पहुंच रहा था, लेकिन फ्लेम टाइरेंट ने अपने लगभग सभी कार्ड इस्तेमाल कर लिए और आखिरकार उस बोन डेविल से छुटकारा पाने से पहले एक आध्यात्मिक जादू उपकरण का उपयोग करके प्रतिक्रिया के खतरे का सामना किया। वह लड़ाई भी उनके पूरे जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक थी। इस तरह की खतरनाक लड़ाई ने स्वाभाविक रूप से उनके अनुयायी के मन में एक गहरी छाप छोड़ी और इस लड़ाई का वर्णन असाधारण रूप से विस्तृत था। आरव मेहरा को जिस बात ने सुखद आश्चर्यचकित किया वह यह था कि इस शिष्य ने अंततः उल्लेख किया कि जब फ्लेम टाइरेंट ने कई वर्षों बाद उस लड़ाई को याद किया तो उसने इस पर विचार किया और अपनी कुछ गलतियां सूचीबद्ध की और यहां तक दावा किया कि यदि उसने वे गलतियां नहीं की होती तो उसे अपने आध्यात्मिक जादू उपकरण का उपयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस आत्मचिंतन का आरव मेहरा के लिए बहुत महत्व था। यह आरव मेहरा के लिए एक स्पष्ट रास्ता दिखाने के बराबर था ताकि वह 5वीं रैंक के महान जादूगर बनने के बाद एक बेहद शक्तिशाली बोन डेविल को चुनौती दे सके। इस प्रकार आरव मेहरा अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने सोलोमन को दरवाजे के बाहर खड़े नहीं देखा। ... जब आरव मेहरा सेज टॉवर में एक्सप्लेनेशंस ऑफ द मैक्स फॉर्मूला पढ़ रहा था तो गिल्डेड रोज ने एक कीमिया प्रदर्शनी बुलाई। उस प्रदर्शनी की सामग्री में 4 बेहतरीन मैजिक टूल्स, 2 मैजिक वेपन, साथ ही माइनर नामक खनन के लिए समर्पित कीमिया कठपुतली शामिल थी। लेकिन ध्यान तथाकथित होप पोशन पर था। दरअसल होप पोशन जो आसानी से एक मैजिक अप्रेंटिस को 9वीं रैंक तक पहुंचा सकता है। होप पोशन के दिखने के साथ ही इस छोटे पैमाने की कीमिया प्रदर्शनी ने तुरंत पूरे 1000 सल्फ सिटी में हलचल मचा दी और इस प्रदर्शनी की वजह से गिल्डेड रोज का नाम अनगिनत लोगों को याद आया। कई लोगों को पता चला कि लोकेश मेहरा के मरने के बाद फ्लैशिंग गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स गायब नहीं हुआ। उनके पास अभी भी विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट में गिल्डेड रोज नाम की एक कीमिया की दुकान थी। जादुई औषधि जिसने मैजिक अप्रेंटिस को आसानी से 9वीं रैंक तक पहुंचने की अनुमति दी थी, उसे गिल्डेड रोज ने विकसित किया था। ये सब खत्म करने के बाद बूढ़ा बटलर मुस्कुराया और उसने होप पोशन की कीमत 2 लाख सोने की लगाई। साथ ही यह भी दावा किया कि उसके पास केवल एक ही औषधि है। बिक्री के बाद अगली बोतल 1 महीने बाद दिखाई देगी। ऐसी कीमत सामान्य जादू प्रशिक्षुओं को इसे खरीदने से रोक देगी जिनके पास कोई पृष्ठभूमि और कोई बचत नहीं है, क्योंकि 2 लाख सोना उनके लिए वास्तव में एक खगोलीय राशि थी। लेकिन इन साधारण जादू प्रशिक्षुओं के अलावा हजारपाल शहर में अभी भी कई और असामान्य लोग थे। प्रमुख सेनाओं के नेताओं के बच्चों की कोई कमी नहीं थी और न ही ऐसे बच्चों की कोई कमी थी जो अमीर व्यापारी परिवारों में पैदा हुए थे। ऐसी कीमत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनकी एकमात्र चिंता ये होगी कि वे इसे जल्दी से जल्दी नहीं खरीदेंगे। अध्याय 50। वास्तव में कीमिया प्रदर्शनी के खत्म होने के 3 मिनट बाद ही होप पोशन की बोतल को नया मालिक मिल गया। भाग्यशाली व्यक्ति क्रूज नामक एक तीसरे दर्जे का जादू प्रशिक्षु था। क्रूज 28 वर्ष का था और उसके पास न तो कोई शानदार पृष्ठभूमि थी और न ही कोई असाधारण प्रतिभा। इसने अपने आप में उसके लिए जादूगर बनना बहुत मुश्किल बना दिया। उसका एकमात्र सौभाग्य यह था कि वह एक बहुत अच्छा प्रशिक्षु कीमियागर भी था। अप्रेंटिस कीमियागर बनने के बाद से ही क्रूज विभिन्न कीमियागरों के लिए पार्ट टाइमर के रूप में प्रमुख कीमिया दुकानों के साथ काम कर रहा था। उसने पिछले 10 वर्षों में बहुत बचत की थी, फिर भी उसने बहुत ज्यादा बचत नहीं की थी, केवल लगभग 2 लाख सोना। मूल रूप से क्रूज आज कुछ जादू के स्क्रॉल खरीदने के लिए गिल्डेड रोज आया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह गिल्डेड रोज की कीमिया प्रदर्शनी में संयोग से पहली सीटों में से एक पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार वह आशा औषधि क्रूज के हाथों में आ गई। उस भाग्यशाली 3rd रैंक मैजिक अप्रेंटिस ने अपने कांपते हाथों से आशा औषधि को खोला और अनगिनत आंखों के सामने धीरे धीरे उसे पी लिया। फिर चमत्कार हुआ।
क्रूज के भीतर का मान तुरंत ही पागलपन भरी गति से बढ़ने लगा। 4th रैंक, 5th रैंक, 6th रैंक, सभी तरह से, जब तक कि उसके पास 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस की शक्ति नहीं आ गई। लगभग आधे घंटे के भीतर क्रूज ने 3rd रैंक के शुरुआती स्तर से 9th रैंक मैजिक अप्रेंटिस की शक्ति प्राप्त कर ली। वह लगभग मान वर्लपूल संघनन के स्तर तक पहुंच गया। ये सब अनगिनत घूरती निगाहों के सामने हुआ। 100 से ज्यादा दर्शकों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और जैसे ही क्रूज 9th रैंक पर पहुंचा, पूरा गिल्डेड रोज हिल गया। जादू के प्रशिक्षु जो अभी भी कीमिया प्रदर्शनी के प्रसाद पर संदेह कर रहे थे, अब आशा औषधि के बारे में सवाल पूछने वाले पहले व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि में जन्मे थे और अब होप पोशन की एक बोतल प्राप्त करने के लिए पूछी गई कीमत से 2 या 3 गुना अधिक कीमत दे रहे थे। उनके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान सोने से न हो सके। दुर्भाग्य से सोना अभी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, क्योंकि बूढ़ा बटलर बहुत स्पष्ट था, होप पोशन इस महीने स्टॉक से बाहर था और अगर वे इसे खरीदना चाहते थे तो उन्हें अगले महीने की शुरुआत में आना होगा। इस प्रकार जादू के प्रशिक्षुओं का एक समूह जो पोशन के लिए तरस रहा था, पछतावे और थोड़ी उम्मीद के साथ गिल्डेड रोज को छोड़ गया। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी थे जो जाने के लिए सहमत नहीं थे। इनमें से अधिकांश लोग प्रभावशाली लोगों के बच्चे थे, विभिन्न ताकतों के नेताओं के वंशज थे। वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने माता पिता की प्रतिष्ठा का उपयोग करने के आदी थे। चूंकि वे पैसे से पोषण नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से हमेशा की तरह अपने माता पिता के नाम का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो काफी अधीर थे और उन्होंने तुरंत ऐसा करने की कोशिश की। उन्होंने गिल्डेड रोज से पहले होप पोशन मंगवाने की कोशिश की, वरना अगर आरव मेहरा वहां होता तो वह मेहमानों के साथ थोड़ा खेलता। हालांकि होप पोशन वहां नहीं था, लेकिन कांच की बोतल निश्चित रूप से पर्याप्त थी, क्योंकि उसमें अभी भी जादुई गुण थे। स्वाभाविक रूप से बूढ़ा बटलर इतना क्रूर नहीं होगा। इतने सालों तक लोकेश मेहरा का पीछा करने के बाद वह कैसे नहीं जानता था कि इस मामले को कैसे संभालना है। यहाँ आप में से बहुत से लोग हैं, तो पहले किसे परोसा जाना चाहिए? आप आपस में इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? ऐसे शब्द कहने के बाद बूढ़ा बटलर वहां से चला गया और 8 बेहतरीन पृष्ठभूमि वाले मैजिक अप्रेंटिस को पीछे छोड़ गया। घूरने की होड़ शुरू हो गई और कोई भी किसी दूसरे के लिए रास्ता देने को तैयार नहीं था। इस प्रकार वे पूरी दोपहर गतिरोध में रहे। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। ऐसा अवसर कौन छोड़ेगा? होप पोशन की बोतल मिलना जो 1 महीने बाद उपलब्ध होगी। 9वीं रैंक मैजिक अप्रेंटिस बनने में लगने वाले समय में सिर्फ 1 महीने का अंतर भी बाकी लोगों के पीछे छूट जाने के लिए काफी होगा। बचे हुए कुछ मैजिक अप्रेंटिस सभी बड़ी ताकतों में पैदा हुए थे। कौन पीछे छूटने को तैयार होगा? इस संघर्ष के समापन के लिए बूढ़े बटलर को निश्चित रूप से इसकी परवाह नहीं थी। 1 महीने में होप पोशन की एक बोतल बिक्री का शेड्यूल था, जिसे उसने आरव मेहरा से सलाह लेने के बाद तय किया था, क्योंकि उन दोनों को लगा कि कई मिलियन सोना कमाने की तुलना में भी गिल्डेड रोज की प्रतिष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। एक बार में सभी होप पोशन बेचने से गिल्डेड रोज को कुछ मिलियन सोना तुरंत मिल सकता था, लेकिन सनसनीखेज प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद लोग धीरे धीरे होप पोशन के बारे में भूल जाएंगे, और अगर उनके पास कोई और उपलब्धि नहीं होगी तो धीरे धीरे गिल्डेड रोज के बारे में भी भूल जाएंगे। आखिरकार गिल्डेड रोज की नींव बहुत उथली थी। दशकों से संचालित कीमिया की दुकानों की तुलना में, चाहे वह इसकी प्रतिष्ठा हो या सार्वजनिक राय, वे दोनों बहुत ही कमतर थे। उस समय एकमात्र लाभ उनके पास मौजूद होप पोशन था। चूंकि ऐसा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से होप पोशन को उसकी सीमा तक बढ़ावा देंगे। 1 महीने में 1 होप पोशन। पहली नज़र में ऐसा लगा कि इससे हर महीने केवल 2 लाख सोना ही आएगा, लेकिन इससे जो क्रेज पैदा होगा वह गिल्डेड रोज को चर्चाओं के केंद्र में ला देगा। हर बार जब एक होप पोशन बिकता था तो लोग अपने खाली समय में इसके बारे में बातें करते थे। जब पोशन के बारे में क्रेज ठंडा होने लगता तो अगला होप पोशन सामने आता, और उसके साथ साथ नई कहानियां और गपशप करने के लिए नए विषय सामने आते। और होप पोशन के चमत्कारी प्रभाव के साथ गिल्डेड रोज को 1000 सल्स सिटी में अच्छी प्रतिष्ठा स्थापित करने में कितना समय लगेगा? गिल्डेड रोज के लिए ये कुछ 100,000 सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। होप पोशन की पहली बोतल की बिक्री और तीसरे रैंक मैजिक अप्रेंटिस क्रूज के 9वें रैंक तक पहुंचने के साथ ही गिल्डेड रोज ने पूरे 1000 सल्स सिटी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मोंची परिवार भी शामिल है। ज्वालामुखी पोशन और घोस्ट पोशन का विश्लेषण अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। ब्लैक टॉवर के 2 महान कीमियागरों ने बताया कि अधिक तकनीकी समस्याओं का समाधान कमोबेश हो चुका था। केवल कुछ मुद्दे बचे थे, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर उनका समाधान किया जा सकता था। उस समय मोंची ने 2 पोशन खरीदने के लिए 4 मिलियन सोना खर्च किया ताकि वह ब्लैक टॉवर से कीमिया सहायता प्राप्त कर सके। अब जबकि 2 पोशन का अध्ययन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था, तो मोंची परिवार की मदद करने की बारी उनकी थी। 2 महान कीमियागरों ने पहले ही अपने विश्लेषणात्मक कार्य से खुद को मुक्त कर लिया था और मोंची परिवार के कीमियागरों के पोषण में पूरी तरह से मदद करना शुरू कर दिया था। उसी समय मोंची परिवार की कीमिया की दुकानें अपने आधिकारिक उद्घाटन के लिए सभी तरह की तैयारियां कर रही थीं। लेकिन इस समय गिल्डेड रोज ने अचानक एक कीमिया प्रदर्शनी आयोजित की और होप पोशन की घोषणा की, जिसने पूरे 1000 सल्स सिटी को चौंका दिया।
कई जादू प्रशिक्षुओं के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान था, लेकिन मोंची परिवार के लिए ये दुखद समाचार था। कीमिया प्रदर्शनी की सामग्री फैलने के बाद मोंची बेचैन हो गया था। इसके बारे में सोचने के बाद उसने ब्लैक टॉवर से 2 महान कीमियागरों को आमंत्रित किया। यह असंभव है। 2 महान कीमियागरों ने तुरंत मोंची को रोक दिया और होप पोशन के अस्तित्व की संभावना से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्होंने मोंची की उलझन भरी अभिव्यक्ति देखी तो 2 महान कीमियागरों ने अपने गुस्से पर काबू पाया और कुछ स्पष्टीकरणात्मक वाक्य जोड़े। उनके अनुसार एक ऐसा पोशन जो आसानी से किसी मैजिक अप्रेंटिस को 9वीं रैंक तक पहुंचा सकता है, उसे ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जो मैना को मजबूत कर सके, क्योंकि केवल ऐसी सामग्री ही सामान्य रूप से आवश्यक ध्यान को प्रतिस्थापित करने और थोड़े समय में मैना इकट्ठा करने के प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम होगी। पोशनिंग के क्षेत्र में एक ऐसी सामग्री जो मैना को मजबूत कर सकती है, वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे 1 या 2 लाख सोने से पूरा किया जा सके। एक रूढ़िवादी अनुमान 1 साफ मिलियन की उत्पादन लागत होगी, और गिल्डेड रोज इसे केवल 2 लाख सोने में बेच रहा था। यह असंभव कैसे नहीं हो सकता? एक घोटाला, ये निश्चित रूप से एक घोटाला है। अंततः 2 महान जादूगरों ने अपना फैसला सुनाने के लिए निश्चितता से भरे स्वर का उपयोग किया। ठीक उसी समय उनके ठीक पीछे मोंची परिवार का बटलर जॉनथन हौंकते हुए भागा। मास्टर, 9वीं रैंक का मैजिक अप्रेंटिस वास्तव में 9वीं रैंक पर है। आप क्यों घबरा रहे हैं? मोंची ने जॉनथन को डांटा। उसने दोनों महान कीमियागरों को देखकर मुस्कुराया और उन्हें विदा किया। फिर उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों कीमियागरों की छायाएं दूर नहीं हो गईं। उसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। 1,000,000 सोने की निर्माण लागत। हाँ, गिल्डेड रोज इतना कैसे निकल सकता है? मास्टर, ठीक है, मैं पहले ही समझ गया हूँ। मोंची ने जॉनथन को बीच में रोका और सीधे उसे आदेश दिया, जाओ मेरे लिए उस जादू के प्रशिक्षु को खोजो। जॉनथन ठिठक गया। उसका पहला विचार यह था कि उसके गुरु को उस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने जल्दी से फिर से कहा, मास्टर, वह जादू का प्रशिक्षु वास्तव में 9वीं रैंक पर पहुंच गया है। मैंने कहा कि मैं समझ गया। मोंची का दिल पहले से ही बेचैन था। उसने जॉनथन को अधीरता से देखा। चिढ़ महसूस करते हुए उसने अपनी आवाज ऊंची की। तो क्या हुआ अगर वह 9वीं रैंक का जादू प्रशिक्षु है? तो क्या ये हो सकता है कि आप उसे वापस 3री रैंक का जादू प्रशिक्षु नहीं बना सकते? हाँ, मैं समझता हूँ। मोंची के इस संकेत के साथ जॉनथन ने बार बार सिर हिलाया और अजीब तरह से अध्ययन कक्ष से बाहर भाग गया। जॉनथन को भगा दिए जाने के बाद मोंची कुछ देर के लिए अध्ययन कक्ष में अकेला बैठा रहा। आधे घंटे बाद उसने किसी को रयान को फोन करवाया। रयान, कृपया मेरी ओर से अल्केमिस्ट गिल्ड में जाएं और ग्रेंजर को ढूंढें। उसे बताएं कि हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनियन को पता चला है कि गिल्डेड रोज के होप पोशन की बिक्री एक बहुत ही गंभीर धोखाधड़ी वाली कार्रवाई है और पहले से ही बहुत बुरा प्रभाव डाल चुकी है। हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनियन को उम्मीद है कि अल्केमिस्ट गिल्ड इसके पीछे की समस्या का पता लगाने के लिए सुनवाई करेगी। साथ ही उसे ये भी बता देना कि हमारे ट्विन मून्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दुर्लभ जादुई सामग्रियों का एक बैच है जिसे भेजा जाएगा। अगर ग्रेट अल्केमिस्ट ग्रेंजर इच्छुक है तो उसे अच्छी छूट मिल सकती है। हाँ पिताजी, आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।